तो स्टॉक्स की जर्नी क्या होती है? पहले आपके रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, स्मार्ट रिटेल, देन यूएचएनआईज, एचएनआईज, फैमिली ऑफिसेस, देन पीएमएसएस, एआईएफ्स, शायद से फैमिली ऑफिसेस के साथ या फिर उससे पहले, एंड फाइनली उसके बाद म्यूचुअल फंड्स आते हैं, फिर उसके बाद इडियट्स आते हैं। So how do you differentiate from someone who is benefiting out of short-term commodity or supply-demand mismatch versus someone who is truly unique? इसमें अब अगला लेग ऑफ द यूनिकनेस तब आएगा अगर ये बीएसएस क्रैक कर लेते हैं और दे स्टॉप बीइंग अ सोलर कंपनी, दे एंड अप बिकमिंग एन एनर्जी ट्रांजिशन कंपनी। How do you break down the quality aspect for of a promoter? Like क्या pointers होंगे जिसे आप एक किसी मैनेजमेंट को मैप कर सकते हो कि this is like good management? सो जब कोई मैनेजमेंट ऐसे सोचे ना कि नया करना है, कुछ वैल्यू एडिंग करना है, वो एक सॉफ्टवेयर एंगल है पकड़ने वाला कि यार ये मैनेजमेंट कुछ बड़ा करने की सोच रही है। हाय मिसेस, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज की इस कॉन्वर्जेशन में व्हाट वील डू इज दैट नमन एंड आई विल हैव अ कॉन्वर्जेशन ऑन द आइडिया ऑफ फाइंडिंग यूनिक मार्केट लीडर्स और यूनिक फ्रेमवर्क कैसे यूज कर सकते हैं। तो यूनिक एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो आप बिजनेसेस, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हो, सर्विसेज बिजनेसेस हो, कंज्यूमर बिजनेसेस हो या प्लेटफॉर्म बिजनेसेस हो, किसी भी टाइप के बिजनेसेस हो, वहां पे लगा सकते हैं। आइडिया क्या है एसओआईसी वीडियोस का कि अगर आप ये यूनिक बिजनेसेस ढूंढ के खुद इन्वेस्टिंग कर पाएंगे और अपना फ्रेमवर्क बना पाएंगे तो कुछ ना कुछ आप एपिक कर ही लेंगे। विद दिस लेट्स स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन विद नमन, एंड बिफोर स्टार्टिंग द पॉडकास्ट डू स्मैश द लाइक बटन एंड मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब दिस चैनल। इसके साथ हम अपनी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग यूनिक बिजनेसेस का डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे हमने इंट्रोडक्शन में बात करी कि व्हाई यूनिक बिजनेसेस आर इंपॉर्टेंट, एंड दिस विल बी लाइक अ पॉडकास्ट फॉर्मेट जहाँ पे हम एक कॉन्वर्सेशन करेंगे कि यूनिक बिजनेसेस की कैसे कैसे हम केस स्टडीज लेके आपके साथ ही मेंटल फ्रेमवर्क कैसे शेयर कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में जैसे कंपनीज बहुत ये भी कोट करती है, तो मतलब स्ट्रेट अप ये क्वेश्चन है मेरा। जैसे कंपनीज बोलती है कि यूनिक तो बहुत लोग क्लेम करते हैं, स्ट्रेट अवे मैं ये बोलूँगा, बट एक्चुअली में बहुत कम कंपनीज यूनिक होती है। बट काफ़ी कंपनीज एक शॉर्ट टर्म सप्लाई डिमांड मिसमैच के पीरियड में जहाँ पे आपके मार्जिन्स बढ़ जाते हैं, ग्रोथ अच्छी आ जाती है, बट ट्रूली दे माइट बी कमोडिटी बिजनेस। तो हाउ डू यू डिफरेंशिएट फ्रॉम समवन हु इज benefiting out of short term commodity or supply demand mismatch versus someone who is truly unique? आई थिंक नमन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है कि यूनिक बिजनेसेस कमोडिटी सेक्टर में भी हो सकते हैं, बिकॉज यूनिक बिजनेस बनने के लिए कमोडिटी सेक्टर में क्या आएगा, लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर कंपनीज होंगी। Right. बट अगर मैं टॉप डाउन या लार्जर पिक्चर में देखूं तो यूनिक बिजनेसेस होते क्या हैं, तो हम लोग विद इन एसओआईसी ये बात करते हैं कि यूनिक एक एक्रोनिम और यूनिक का फ्रेमवर्क क्या है। तो यूनिक में यू क्या स्टैंड फॉर है? तो यू स्टैंड्स फॉर अंडर अप्रिशिएटेड बैरियर्स टू एंट्री। काफ़ी बारी क्या होता है मार्केट के अंदर कि जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ नमन इसका, एंड बाद में मैं स्टॉक स्कैन्स के थ्रू दिखाऊंगा भी कि जैसे एक बड़ा ही सिंपल बिजनेस था जिसका आईपीओ आया था कुछ टाइम पहले, एसजेएस इंटरप्राइजेस के नाम का। Right. एंड वो एस्थेटिक्स और डीकैल्स में मैंने कुशल के साथ एक पॉडकास्ट भी करा था, तभी भी हमने एसजेएस की बहुत डिटेल में बात करी। We are dragging this from long time. Yeah, we did a blog also. We also did a video for the research members and stuff, right? So SGS का जब लाइक आईपीओ आया था तो उसमें ना एक अंडर अप्रिशिएटेड बैरियर टू एंट्री था। अब लोग कहते थे क्या है ये स्टिकर की कंपनी है, लोगों की कंपनी है, इसमें ऐसा क्या है, राइट? बट हम लोग जब भी मार्जिन्स देखते थे कंपनी के तो दिखता था यार कि कुछ तो कंपनी यूनिक कर रही है। 22, 23, 24, 25% EBITDA मार्जिन कौन सी ऑटो बैंक में, और ये जब आईपीओ आया था तब है। Right. आज तो EBITDA मार्जिन 28 to 30% चला गया, राइट? Hmm. तो वहाँ पे अंडर अप्रिशिएटेड बैरियर टू एंट्री बाद में पता लगा ये है, जो बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। मतलब ऐसा है कि सपोज करते हैं नमन आपने बुलेट ली, Hmm. अब आप बुलेट लेके आए हैं, रॉयल एनफील्ड का लोगो लगा हुआ है, बुलेट चलानी चालू करी, रॉयल एनफील्ड का लोगो उतर के गिर गया, तो विल दैट गिव यू एन एपिक वाइब? No. तो वो एक अंडर अप्रिशिएट बैरियर टू एंट्री है, बिकॉज है लो कॉस्ट प्रोडक्ट बट क्रिटिकल एप्लीकेशन है फॉर द ब्रांडिंग एलिमेंट। Interesting. तो ऐसे बहुत ही ना अंडर अप्रिशिएटेड बैरियर्स टू एंट्री बहुत सारी इंडस्ट्रीज में बन रखे हैं। कुछ इंडस्ट्रीज में क्या आएगा कि वो कंज्यूमर साइड पे दिख जाएगा, कुछ इंडस्ट्रीज में क्या आएगा वो B2B साइड पे आएगा। जैसे एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं यूनिक या फिर अंडर अप्रिशिएटेड बैरियर्स टू एंट्री में। जैसे हम लोग एक हमने इस चैनल पे आज से आई थिंक 5 इयर्स पहले एक एनालिसिस करा था, 4-5 इयर्स पहले, प्रीवियस स्पेशलिटी नाम की कंपनी का, आई थिंक। तो उसमें भी क्या अंडर अप्रिशिएटेड लगा था कि जैसे काफ़ी लोगों को ना शौक है कलून्स वेयर करने का, कि कोई शनेल का वेयर करता है, कोई डियोर का वेयर करता है। हम लोग तो इन्वेस्टर लोग हैं तो हम डियो में ही खुश हो जाते हैं।
बट काफ़ी लोगों को इन चीज़ों का भी शौक है, राइट? तो वहाँ पे क्या रहता है कि सपोज़ करते हैं अगर आपका क्रिस्टियन डियोर का कोई पर्टिकुलर ब्रांड है, जैसे एक कलोन आता था सौवाज के नाम का, राइट? हुँ, अगर आपका बेसिकली आप सौवाज यूज़ कर रहे हैं, तो सौवाज में क्या आएगा कि आपको ना एक पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस होती है। उस फ्रेग्रेंस में एक मॉलिक्यूल लगता है डीएचएमओएल, जिसको गॉड्स मॉलिक्यूल कहते हैं फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर इंडस्ट्री में। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि ये ऑलमोस्ट सारे कलोन्स में यूज़ होता है मॉलिक्यूल एंड फॉर्मुलेशंस के अंदर जाता है फ्रेग्रेंसेस में। बट इंडिया से इसका मार्केट लीडर कौन है? प्रिवी स्पेशलिटी। राइट, एंड ऑल्सो प्रिवी स्पेशलिटी के केस में बाकी भी मैं डिस्कस करूँगा कि क्या अंडर एप्रिशिएटेड बैरियर टू एंट्री है, बिकॉज़ वन्स यू आर इन, यू कांट बी टेकन आउट। इट्स सिमिलर टू व्हाट पीपल डू विद अल्कोहल, हुँ। कि किसी को अगर किसी अल्कोहल का टेस्ट बैठ टेस्ट जाए, प्रेफ़रेंस आप मैगी का एग्ज़ाम्पल ले लो या किसी स्पेसिफ़िक ब्रांड ऑफ अल्कोहल का एग्ज़ाम्पल ले लो, ऐसे बहुत सारे। तो अगर एक टेस्ट बैठ गया आपका, फिर आप चेंज नहीं करने वाले, तो ये अंडर एप्रिशिएटेड बैरियर टू एंट्री हो जाता है। तब हम सब सोच रहे होते हैं यार इसमें क्या है, ऐसा क्या है? फिर बाद में मार्केट हमें मार्जिन्स के थ्रू दिखाती है। तो यूनिक में यू स्टैंड्स फॉर अंडर एप्रिशिएटेड बैरियर टू एंट्री। अब हम देखते हैं यूनिक में व्हाट डज़ एन स्टैंड फॉर? तो एन स्टैंड्स फॉर नीश और डोमिनेंट मार्केट पोज़ीशन। ओके, बिकॉज़ मैंने देखा अपनी जर्नी के अंदर इन्वेस्टिंग में, या जब मैंने नीश धंधा ढूँढा है ना, जिसके अंदर कोई ना कोई यूनिकनेस हो या बैरियर टू एंट्री हो। नीश माने कि एक बिज़नेस होता है जैसे बैंकिंग है, अब बैंकिंग नीश धंधा नहीं है। बैंकिंग में बहुत सारी कंपनीज़ हैं, राइट? या फिर अगर एक इथेनॉल का बिज़नेस है, तो इथेनॉल एक नीश बिज़नेस नहीं है। देयर आर सो कमोड मेनी वेंडर्स ओवर देयर। हुँ, बट नाउ सपोज़ करते हैं कि एथेनॉल के प्लांट में एक कंपनी है जो पावर ट्रांसमिशन गियर्स दे रही है बनाने के लिए, या शुगर प्लांट के अंदर पावर ट्रांसमिशन गियर्स लगते हैं, या सीमेंट प्लांट के अंदर पावर ट्रांसमिशन गियर्स लगते हैं, हुँ, या आपके थर्मल पावर प्लांट्स में पावर ट्रांसमिशन गियर्स लगते हैं। हुँ, So that will be a niche because there are not many companies making power transmission gears. तो इसको नवन पता है हम लोग क्या सोचते हैं? रूल ऑफ हैंड, रूल ऑफ वन हैंड। योर प्लेयर्स आपके फाइन यू शुड हैव फाइनाइट नंबर ऑफ प्लेयर्स इन एनी इंडस्ट्री। सो मतलब अपन ने बहुत बार डिस्कस भी किया, तो एग्ज़ाम्पल सीमेंट हो गया या पेपर हो गया। द रीज़न व्हाई वी डोंट गो देयर मच इज़ वहाँ पे लाइक इन बहुत ज़्यादा प्लेयर्स हैं, मतलब काउंट में आप 5 काउंट में आप गिन ही नहीं सकते उन प्लेयर्स को। तो रूल ऑफ वन हैंड इज लाइक वो थैनोस का जो इन्फिनिटी गॉन्टलेट था ना, इट्स लाइक कि यार अगर 5 लोग से ज़्यादा है एक इंडस्ट्री में, तो वहाँ पे प्रोबेबली निशनेस नहीं है। मतलब वो तो स्केल का या फिर या तो स्केल का गेम होएगा, हुँ, या तो ऐसा गेम होएगा कि कमोडिटाइज़ रहेगा। तो इसमें बहुत एग्ज़ाम्पल्स है पास्ट से। आई थिंक मैंने चैनल पे हमारे 2020 में एक कंपनी कवर करी थी, राजरतन ग्लोबल वायर्स के नाम की, राइट। जो बीड वायर बनाती है टायर के। हुँ, नीश सेगमेंट, टायर के अंदर विदिन एक टायर के अंदर नीश सेगमेंट मिल गया, राइट? तो दैट वाज़ अ यूनिक बिज़नेस। सिमिलरली जो आपकी सीटीसी जो कोल टार होता है, उसके अंदर इंडिया के अंदर 2-3 कंपनीज़ है बनाने वाली, जिसमें से एक हिमाद्री स्पेशलिटी कंपनी है। अगेन एक नीश सेगमेंट हो गया टायर के अंदर, ये टायर इटसेल्फ इज़ वेरी कमोडिटाइज़्ड। राइट, अनदर नीश सेगमेंट ऑफ द हाईवे टायर्स, जिसमें बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ इंडिया से एक्सपोर्ट कर के मार्केट लीडर बन गई। अब पैसेंजर व्हीकल टायर्स में आ रही है, आई डोंट नो व्हाई दे आर डूइंग इट। बट क्योंकि ऑफ द हाईवे टायर्स में दे हैड अ मोनोपोली, लाइक अ मोनोपोली इन एक्सपोर्ट्स फॉर लास्ट सेवरल ईयर्स। तो फॉर 10-15 ईयर्स दे डिड रियली वेल। तो नीश ज़्यादा लोग नहीं है, नंबर ऑफ प्लेयर्स मैं फिंगर पे काउंट कर सकता हूँ। तो टू ब्रेक डाउन अपन ऐसे बोल सकते हैं कि आप ये अपने टायर का एग्जांपल दिया, और कैचिंग टू दिस एग्जांपल, टायर में देखा जाए तो बहुत प्लेयर्स होंगे, मतलब कोई स्मॉल स्केल में भी कर रहा है, कोई लार्ज स्केल में भी कर रहा है, बट हाउ डू यू डिफरेंशिएट? वहाँ पे आपका कोई यूनिक एसकेयू है? सेकेंडली वहाँ पे एंसिलरी में कोई ऐसा बिजनेस या फिर कोई ऐसी कंपनी जो सिर्फ एक या दो ही प्लेयर हो, या फिर उसमें थोड़ा टेक नो हाउ हो? तो इसमें ना जब हम वैल्यू चेन एनालिसिस करेंगे तो मैं डिस्कस करूंगा, बट यूजुअली हम क्या करते हैं हुँ, कि हम लोग ईच एंड एवरी सेगमेंट की ना वैल्यू चेन खोल देते हैं, हाँ, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल ऑटो सेक्टर है। अब ऑटो सेक्टर के अंदर एक कंपनी है जो फास्टनर्स भी बनाएगी, जिसके पास पूरी इंडिया के अंदर 42% मार्केट शेयर है। एक कंपनी है जो ऑटो के बेयरिंग्स भी बनाएगी, 4-5 ही लिस्टेड बेयरिंग कंपनीज़ हैं, हुँ, राइट? वर्सेस व्हेreas एक कंपनी होएगी जो सीट्स बनाएगी हुँ, गाड़ियों के। अब सीट्स में देयर आर एन नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरर्स, बट सीट के ऊपर लगने वाली एक कंपनी है जो पीवीसी, पीयू लेदर बनाएगी, जिसके इंडिया के अंदर 1 ही 2 मैन्युफैक्चरर्स हैं। कार के ऊपर लगने वाली एक कंपनी पेंट प्रोडक्शन फिल्म्स बनाएगी, हुँ, जिसके इंडिया के अंदर 1 ही मैन्युफैक्चरर है। गाड़ी की जो एलईडी लाइट लैंप जो लगता है आजकल, उसमें एक कंपनी है जो मार्केट लीडर है, जो 30% मार्केट शेयर है। यहाँ गाड़ी के अंदर लगने वाला एडवांस प्लास्टिक की कंपनी बनाएगी, व्हिच हैज़ अगेन अ मोनोपोली इन द कंट्री। राइट, या तो गाड़ी के अंदर लगने वाली कोई कंपनी हार्नेसेस बनाएगी, वायरिंग हार्नेस, जो 3 ही कंपनीज़ हैं व्हिच हैव द डोमिनेंट मार्केट शेयर। राइट, तो जब भी कोई बिज़नेस पढ़ रहे हैं या कोई भी इंडस्ट्री पढ़ रहे हैं, ऑलवेज़ ब्रेक डाउन द वैल्यू वैल्यू चेन। मतलब अभी मैंने एक ऑटो इंडस्ट्री का एग्जांपल लिया। अब ऑटो में आई कुड हैव गॉन ऑन लाइक, बिकॉज़ हुँ, इतनी सारी कंपनीज़ हैं जो विदिन एक कार के नीशनेस के अंदर है।
जैसे नीश के अंदर एक और एग्जांपल आता है, शंट्स। राइट। अब शंट रेजिस्टर्स करके एक चीज़ होती है जो करंट सेंसिंग के अंदर यूज़ होती है या वोल्टेज को मॉड्यूलेट करने के लिए यूज़ होता है। तो उसमें भी इंडिया के अंदर एक ही लिस्टेड स्पेस के अंदर मैन्युफैक्चरर है जो हमने इस चैनल पे आज से 2-3 साल पहले कवर भी करा था, एसबीसीएल के नाम का। और उसमें आपको क्वालिटी चेक भी बहुत मतलब कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में करना पड़ता है, तो इट इज़ नॉट समथिंग व्हिच इज़ ईज़ी टू मैन्युफैक्चर। या दिस इज़ व्हाई देयर एंड उसमें अगर आप टू रिलेट थिंग्स लाइक जैसे वी टॉक कि अपन को रिलेट करना चाहिए, कनेक्टिंग द डॉट्स, इसके भी मार्जिन्स इवन ड्यूरिंग बैड टाइम्स वर रियली एलिवेटेड, जो अपन ने फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया था। राइट, तो आई थिंक मार्जिन्स इज समथिंग व्हिच इज लाइक गिव्स इट अवे, बिकॉज अगर किसी कंपनी का बहुत टाइम से मार्जिन्स अच्छे हैं, सस्टेनेबल हैं एंड बैड साइकिल में भी नहीं इरोड होते, तो वो एक नीशनेस के अंदर जा रहा है। पर नीशनेस का बिगर पॉइंट क्या है? नंबर ऑफ प्लेयर्स इन दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री शुड बी लिमिटेड। वी नीड लेसर नंबर ऑफ प्लेयर्स, लेसर द प्लेयर्स द बेटर इट इज। डेफिनिटली। तो ये तो यूनिक का एंड पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट था अंडर अप्रिशिएटेड बैरियर्स टू एंट्री, सेकंड पॉइंट था एंड दैट इज नीशनेस। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स आई। नाउ आई स्टैंड्स फॉर इन्फ्लेक्शन पॉइंट इन द बिजनेस एंड द इंडस्ट्री। अब देखिए, नीश और यूनिक तो रह सकते हैं, बट जैसे अब 2016 17 18 में भी रिसाइकलिंग बिजनेसेस लिस्टेड थे, आज भी रिसाइकलिंग बिजनेस लिस्टेड है, बट 16 17 18 में कोई पूछता ही नहीं था, हम्म। क्योंकि कोई नॉर्म्स या फिर रूल्स ही नहीं थे। मतलब कुछ भी ईपीआर नॉर्म्स नहीं थे या फिर कुछ भी ऐसे नॉर्म्स नहीं थे कि आपको बेसिकली इन टर्म्स की मतलब आपको रिसाइकलिंग करनी है। पर अब नॉर्म्स आ गए तो इन्फ्लेक्शन आ गया। ऐसी एक और इंडस्ट्री है, जैसे ट्रांसफार्मर देखते हैं, अगर पावर ट्रांसफार्मर देखते हैं और पावर ट्रांसफार्मर का बिल ऑफ मटेरियल देखते हैं, तो यहाँ पे मैं इन लोगों ने आपके लिए एक मतलब एक स्नैपशॉट डाला था ट्विटर पे कि अगर एक पावर ट्रांसफार्मर देखते हैं कि पावर ट्रांसफार्मर का बिल ऑफ मटेरियल क्या है, उसके अंदर क्या क्या लगता है। तो पावर ट्रांसफार्मर 29% जो एक पावर ट्रांसफार्मर की कॉस्ट है वो सी टी सी वाइंडिंग वायर्स में, राइट। तो सी टी सी वाइंडिंग वायर्स एक बेसिकली वायर्स बनती है, लाइक कॉपर ट्रांसपोज कंडक्टर वायरिंग वायर्स कहते हैं। फिर एक सीआरजीओ कोर स्टील होता है, फिर एक टैंक्स एंड स्ट्रक्चर होता है 9 to 10% ऑफ द कॉस्ट, फिर ऑयल होता है, फिर लाइक रेडिएटर्स एंड फैन्स होते हैं, बुशिंग्स होती हैं, इंसुलेशंस होती हैं। तो अगर आप एक ट्रांसफार्मर को खोल देंगे तो ट्रांसफार्मर में यही चीज़ें लगती हैं सिर्फ। अब यहाँ पे भी आप देखेंगे तो पूरी, क्योंकि पावर ट्रांसफार्मर प्लेयर्स जैसे आप अटलांटा देख सकते हैं, सीजी पावर देख सकते हैं या फिर यहाँ तक टारल भी देख सकते हैं, तो एंड प्लेयर्स बहुत फास्ट ग्रो कर रहे हैं। राइट। अब एंड प्लेयर्स फास्ट ग्रो करेंगे तो पीछे की आपके कॉम्पोनेंट इंडस्ट्री पर, राइट, कि कॉम्पोनेंट इंडस्ट्री लिंक टू द फर्स्ट 2 पॉइंट्स, अनडिस्प्यूटेड मार्केट लीडरशिप। सेकंड पॉइंटर क्या है कि से नीशनेस होनी चाहिए। जस्ट टू ब्रेक इट डाउन, तो अभी अपन देख रहे हैं कि ट्रांसफार्मर में ओवर कैपेसिटी आ रही है, बट उसमें आप डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हो कि हाई केवी वाले ट्रांसफार्मर्स, एंड अगर उसमें भी आपको एंसिलरी में आपको नीश बिजनेस ढूंढना है, तो मतलब एंसिलरी में भी आपके एक तो वाइंडिंग वायर्स का बिजनेस हो गया, और दूसरा आपका सीआरजीओ का बिजनेस हो गया, और आपका बुशिंग्स का भी हो गया। उसमें भी ये है कि जो सबसे ईजी बिजनेस शायद सीआरजीओ होगा, उसमें बहुत सारे कॉम्पिटिटर है, तो इट डज नॉट मेक सेंस, और आपको नीश नहीं हुआ, वो कमोडिटाइज्ड है। सेकंड एलिमेंट, ट्रांसफार्मर इटसेल्फ इज कमोडिटी जो आपके जनरल सेगमेंट में, बट उसमें भी कोई ऐसे सेगमेंट होंगे एंसिलरी, जैसे शायद सपोज बुशिंग्स हो गए, उसमें शायद लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेयर होंगे, शायद टेक्निकल नो हो ज़्यादा होगा, तो दैट इज समथिंग विच इज नीश एज वेल एज आपका रूल ऑफ 5। तो आई थिंक दैट इज व्हाट वी कैन मैप इट थ्रू वैल्यू चेन एज वेल। तो इन्फ्लेक्शन क्या है? या अगर इंडस्ट्री में ओवर कैपेसिटी आती है इनके लिए तो अच्छा है, क्योंकि ये तो कंपोनेंट बेचने वाले हैं, हाँ। राइट। एंड इसमें इंटरेस्टिंग और क्या है कि जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था अंडर अप्रिशिएटेड बैरियर्स टू एंट्री, और सेकंड पॉइंट था नीशनेस, राइट। दोनों मैच होते हैं। जैसे जो सीटीसी वाइंडिंग वायर्स की इंडस्ट्री है, उसमें इंडिया में 3 ही मेजर प्लेयर्स हैं आज की डेट में। एक है केएसएच, दूसरा है अपार, तीसरा प्रिसिजन वायर्स। राइट। तीनों ही कन्वर्टर कंपनीज हैं, बट सबसे ज़्यादा कैपेसिटी आज केएसएच की है, क्योंकि जो स्पेशलाइज्ड वाइंडिंग वायर्स हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा कैपेसिटी है। और जो आपके ट्रांसफार्मर्स लगते हैं फॉर एचवीडीसी एप्लीकेशंस, राइट, तो वहाँ पे भी केएसएच इज द वन विच इज अप्रूव्ड बिकॉज इट्स अ 6 to 7 year अप्रूवल साइकिल एंड दे आर ऑल्सो इनटू एक्सपोर्ट्स। तो अगेन विद इन दैट यू कैन गो एंड फाइंड सच टाइप ऑफ बिजनेसेस, क्योंकि उनका इबिट्टा पर टन 74,000 है। वेराज जब आप सीआरजीओ कोर की बात करते हैं, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिकनेस में, क्यों सीआरजीओ यूनिक नहीं है? बिकॉज सीआरजीओ कोर्स ट्रांसफार्मर कंपनीज वेरी इजीली इन हाउस भी कर सकते हैं। तो आई थिंक आप वो कोई प्लान भी देख कर आए, और वो बहुत ही बेसिक सी चीज़ थी शायद। मैं कंपनी का नाम नहीं लेता, बट हाँ। ऐसा है कि ऐसा लग रहा था कि यार ये तो क्या है, मतलब आप ही स्टील कर लेके लेंगे। काट के बस अपन भी कर लेंगे। हाँ, मतलब एम्फीबियस स्टील आता है बाहर से, उसको बस काट काट के देते जाते हैं। तो इट्स अ वेरी स्लिटिंग वाला बिजनेस है, स्लिट करके दे रहे हैं। देयर इज नो सच बैरियर टू एंट्री बिकॉज ट्रांसफार्मर कंपनीज कैन डू इट इन हाउस ऑल्सो।
आई थिंक समवन जो एक कॉमन रिटेल इन्वेस्टर है वो कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है, तो आई थिंक द बून इज योर एलएलएम टूल्स। आप उसमें ही डाल के पूछ सकते हैं कि आप वैल्यू चेन ब्रेक डाउन कर दो एंड वेयर इज द स्ट्रक्चरली कोई कमोडिटी है या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसा है, तो उससे भी आई थिंक काफ़ी हद तक अपनी भी हेल्प हो जाती है, करेक्ट, करेक्ट, जो कोई क्योंकि शायद हर कोई प्लान विजिट ना कर पाए। क्योंकि हर कोई प्लांट विजिट नहीं कर सकता, राइट? एंड अगर आप प्लांट विजिट नहीं कर सकते तो बेटर है कि आप मतलब वैल्यू चेन ब्रेकडाउन तो कर लें। डेफिनेटली। राइट, तो आई थिंक हमने अभी कोर्स भी कराया था एआई का, जिसमें इंडस्ट्री रिसर्च, वैल्यू चेन एंड इक्विटी रिपोर्ट्स कैसे बनाते वो था। दैट वाज देयर। तो आई थिंक किसी को रिकॉर्डिंग चाहिए तो हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। बट यही आइडिया है कि यार वैल्यू चेन से तोड़ के जब पढ़ोगे ना, बॉटम्स ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल पे रिसर्च करोगे तो आंसर्स मिलेंगे। जैसे बुशिंग्स का आंसर एक है। अब बुशिंग्स में 2 तरीके की बुशिंग्स होती हैं। तो ओआईपी एंड आरआईपी बुशिंग्स रहती हैं। अब ओआईपी बुशिंग्स में बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स आ रहे हैं, राइट? बिकॉज़ ओआईपी बुशिंग्स में इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है। फिर जो आरआईपी बुशिंग्स हैं, दैट इज़ हायर वैल्यू एडेड इन नेचर, राइट? एंड उसके अलावा अब वर्ल्ड के अंदर ओआईपी टू आरआईपी की रिप्लेसमेंट चली है, क्योंकि ओआईपी बुशिंग्स रिप्लेसमेंट ज़्यादा माँगती है। फिर जो आरआईपी बुशिंग्स हैं, वो हायर वोल्टेज एप्लीकेशंस में यूज़ हो रही है। और ऐसा भी है शायद कि आरआईपी बुशिंग्स बहुत जैसे स्ट्रक्चरल कॉम्प्लिकेटेड सेट, सपोज कोई मॉल हो गया या फिर कोई क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटल हो गया, तो उसका इंस्टॉलेशन एक बार कर दो एंड उसकी लॉन्जिविटी बहुत आता है। लॉन्जेविटी तो बहुत है, बट अगर खराब हो गया, तो आपका पूरा ट्रांसफार्मर खराब हो जाएगा। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद द क्वालिटी ऑफ द क्वालिटी आरआईपी चेक बुशिंग। राइट। तो इंडिया में आई थिंक लिस्टेड स्पेस में एक ही कंपनी है जो बुशिंग्स पे डेडिकेटेडली फोकस कर रही है, दैट इज़ याश हाई वोल्टेज। एंड ऑल्सो नाउ दे आर बैकवर्ड इंटीग्रेटिंग इनटू कोर्स, क्योंकि कोर्स वो पहले चाइना से मंगाते थे एंड उनका एक स्विस कंपनी के साथ टाई अप था, अभी कंपनी में प्रेफ इशू हुआ है। तो अगेन नाउ दे व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू कि अगर कोर उन्होंने सक्सेसफुली क्रैक कर लिया, बैकवर्ड इंटीग्रेशन सक्सेसफुली क्रैक कर ली, तो EBITDA मार्जिन 10-12% से बढ़ सकता है, बिकॉज़ बिल ऑफ मटीरियल में 10 टू 12% इज़ जस्ट कोर्स व्हिच दे आर इंपोर्टिंग टुडे। बट इसमें क्रिटिकल ये होगा ट्राई करना कि हाउ डू दे मैनेज टू सक्सेसफुली गेट द कोर राइट। या बिकॉज़ द थिंग इज़ कि अगेन ईज़ी नहीं है। हम्म। कुछ कंपनीज़ जो टेक्नोलॉजी वाली हैं, सीमेंस हो गया, जीई हो गया, ये इन हाउस ही कर रहे हैं इसको। बट स्टैंड लोन डेडिकेटेड बुशिंग कंपनीज़ इतनी वर्ल्ड के अंदर नहीं है। मतलब आई थिंक वर्ल्ड के अंदर 11 ही ऐसी कंपनीज़ हैं सिर्फ इस टाइम पे। इसमें भी एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है टू कनेक्ट द डॉट्स की ओआईबी में आपके शायद थोड़े ज़्यादा प्लेयर्स होंगे, बट अगर उसमें भी अपन डिटेलिंग में जाए, दूसरी कैटेगरी आरआईबी, वहाँ पे उतने ज़्यादा प्लेयर्स नहीं है क्योंकि वहाँ पे टेक्निकल नो हाउ ज़्यादा है। तो दैट इज़ लाइक वन ऑफ द थिंग्स कि आप जिससे आप पता कर सकते हो कि यहाँ पे टेक्निकल नो हाउ है, तो इसलिए आपके मार्जिन भी एलिवेटेड होंगे, प्लस प्लेयर्स भी कम हो जाएंगे। वो तो होता ही है। आई थिंक ऑल्सो अभी क्योंकि एंड कस्टमर पे बूम चल रहा है, तो यूनिक में यू एंड आई तीनों फिट हो जाएगा। राइट। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन नमन, दैट इज़ क्यू, क्वालिटी मैनेजमेंट विद स्किन इन द गेम। तो यार जब यूनिक बिज़नेसेस ढूँढ रहे हैं ना, मैं ना ये एग्ज़ाम्पल देता हूँ विदाउट नेमिंग द कंपनी, बिकॉज़ लॉट ऑफ इंडस्ट्री पीपल आल्सो वॉच आवर पॉडकास्ट, सो आई डोंट वांट टू हर्ट एनीवन। बट जैसे ना एक स्टील ट्यूब की इंडस्ट्री है। ओके। अब उसमें बैरियर टू एंट्री तो कुछ नहीं है, पर बैरियर टू स्केल बहुत एनॉर्मस है। अब एक कंपनी है, उसका मार्केट शेयर 50% है। दूसरी कंपनी है जिसका मार्केट शेयर 50% होता था। ओके। आज उस कंपनी का मार्केट शेयर 10% रह गया है। हम्म। अब क्यों रह गया 10%? ओवर द लास्ट 10 years, दिस इज़ अ केस स्टडी व्हिच इज़ वेरी क्लोज टू मी बिकॉज़ आई हैव सीन इट अपफ्रंट। आपने आई थिंक 2020 में कवर किया था ये। हाँ, बिज़नेस तो सबको पता ही है। आई थिंक 2020 कोविड टाइम पे आई कवर्ड इट, बट विदाउट नेमिंग द कंपनी व्हिच हैज़ बीन अ लैगार्ड, promoters just lost the touch. Promoters didn't want to be a part of the business and like वहाँ पे पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट बहुत हो गया जो न्यू प्रमोटर आए। एंड उसके बाद क्या हो कि सेल्स डीग्रोथ आ गई। हम्म। सेल्स डीग्रोथ क्या कि फ्लैटिशनेस ही होगी। इंडस्ट्री 15-20% पे ग्रो कर रही थी और आप मार्केट लीडर होते हो, अगर ग्रो नहीं कर रहे तो दैट्स अ कार्डिनल सिन इन माय ओपिनियन। ओके। तो ये मेरे लिए एक ना बहुत बड़ा एक लेसन था क्वालिटी मैनेजमेंट विद स्किन इन द गेम का। इसमें मेरा 2 क्वेश्चन्स है। फर्स्ट एक क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। एक क्वेश्चन ये है कि हाउ डू यू ब्रेक डाउन द क्वालिटी एस्पेक्ट फॉर ऑफ अ प्रमोटर? लाइक क्या पॉइंटर्स होंगे जिसे आप एक किसी मैनेजमेंट को मैप कर सकते हो कि दिस इज लाइक गुड मैनेजमेंट? मैनेजमेंट को मैप करने के लिए यार पहली चीज़ मैं ऐसा सोचता हूँ, अगेन एक तो बहुत ही लाइक एक तो बहुत फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग होती है कि भाई इसका स्टेक प्लेज्ड है नहीं है, अरे इसका होल्डिंग कितना है। ये बहुत एक ना जेनेरिक है, मतलब ये इन टर्म्स कि यार ये तो आप कुछ भी एक ब्लॉग कोई पढ़ भी के पता कर पढ़ सकते हैं। एक मैं आपको ना फाइनल एस्पेक्ट देता हूँ, उसको थोड़ा डीपर जाते हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ ऑर्डर में जाते हैं। सेकंड थर्ड फोर्थ ऑर्डर क्या कहता है? अगर मैं कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस देख रहा हूँ, राइट, इफ आई एम लुकिंग एट अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो
I am looking for a promoter who can keep climbing up the value added product curve. ओके, कभी कभी सक्सेसफुल होएगा प्रमोटर, कभी कभी नहीं होएगा, but at least he should be talking about it. At least the capital allocation should be going into products with higher margins. क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में बताता हूँ क्या होता है कि जब आप स्टैटिक हो जाते हैं ना, सेम प्रोडक्ट्स के अंदर रहते हैं, तो क्या होता है धीरे धीरे कॉम्पिटिशन आने लग जाता है। और अगर आप एडजेसेंसीज में जाके स्केल नहीं कर रहे तो आपके कभी मार्जिन बढ़ेंगे नहीं और आपकी ग्रोथ जो है स्टैग्नेट होकर इंडस्ट्री लेवल की ग्रोथ पे आ जाएगी। ऐसा मैंने बहुत कंपनीज में देखा होते हुए ओवर द इयर्स। बट जो अच्छी कंपनीज हैं, जो अच्छी मैनेजमेंट होंगी ना, जिनका क्वालिटी मैनेजमेंट स्किल इन द गेम होगा, दे आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट VAP, दैट इज वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। डेफिनेटली। जितना आप वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स लोगों के कॉन्फ्रेंस कॉल में सुन सकते हैं, देख सकते हैं, न्यू सेगमेंट समझ सकते हैं, दैट इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल। मैं आपको एक इसका एग्जाम्पल देता हूँ। अ स्लीपी मैनेजमेंट विच एंडेड अप वेकिंग अप, दैट इज द एंटायर किर्लोस्कर ग्रुप। राइट। Kirloskar Group between 2010 to 2020 had a lost decade. Kirloskar Brothers didn't go anywhere. Kirloskar Ferris didn't go anywhere. Kirloskar Oil Engines didn't go anywhere. Kirloskar Pneumatic didn't go anywhere. 2020 से उठा के देखो एक एक करके स्टॉक चार्ट। किर्लोस्कर ऑयल की हमने वीडियो करी थी जेनसेट पे आज से 1.5-2 साल पहले। ये हाँ, तो उस टाइम पे क्या थीसिस थी कि यार ये लोग डेटा सेंटर पे जा सकते हैं। आज वो प्ले आउट हो रही है। आज वो प्ले आउट, बड़ा ऑर्डर आया हाँ। ऑप्टिमा कैटेगरी के अंदर। तो दैट्स एंटरिंग अ न्यू सेगमेंट, हायर हॉर्स पावर जेनसेट्स। सो जब कोई मैनेजमेंट ऐसे सोचे ना कि नया करना है, कुछ वैल्यू एडिंग करना है, वो एक सॉफ्टवेयर एंगल है पकड़ने वाला कि यार ये मैनेजमेंट कुछ बड़ा करने की सोच रही है। वरना क्या होता है कि हम लोग यही चीज़ें देखते हैं यार कि यार स्टॉक स्कैन्स पे देख लिया, स्क्रीनर पे देख लिया, प्लेज है इसका, इसका शेयर होल्डिंग वो कब तो है। आउटडेटेड मेथड हो गया। वो आउटडेटेड मेथड क्यों? क्योंकि सब दिख पा रहे हैं। उसमें बिज़नेस एनालिसिस कुछ इन्वॉल्व नहीं है। जैसे अब केईआई इंडस्ट्रीज़ है। अब केईआई का मैं यही देख रहा होता पिछले 8 साल से कि प्रमोटर होल्डिंग गिर रही है, तो बहुत ही एक फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग प्रोसेस होता। सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर का है कि भाई इंस्टीट्यूशनलाइज़ हो रही है कंपनी, म्यूचुअल फंड्स एंट्री ले रहे हैं, कंपनी सही चीज़ें कर रही है, ईएचवी केबल्स के अंदर जा रही है, कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है, तो कंपनी इज़ गेनिंग मार्केट शेयर, स्केल भी अच्छा कर रही है। स्केल अच्छा कर रही है। तो दैट इज़ वेयर यू हैव टू सी कि व्हाट मोटिवेट्स द प्रमोटर। हैज़ द प्रमोटर डन इनफ इन लाइफ? मे बी things won't be that good. But is there still hunger in the belly, fire in the belly? Fire in the belly कैसे पता लगती है? अगर मैं इसको मेथड वाइज देखूं, प्रमोटर की इंक्रीमेंटल कैपिटल कहाँ जा रही है, नया पैसा कहाँ जा रहा है। जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूँ, थंगा माइल करके एक लिस्टेड कंपनी है ज्वेलरी सेगमेंट में। इसकी भी हमने एक एक वेबिनार रिसर्च कराया में था, कवर किया। तो वो आई थिंक डिस्क्रिप्शन में एसजीएस थंगा माइल दोनों का डाल देंगे, तो एवरीवन कैन वॉच इफ एनीवन वांट्स टू वॉच। बट अगेन आइडिया वाज क्या, जब भी आप बिजनेस पढ़ते हैं ना, तो उसमें माइकल पोर्टर ने हमें सिखाया 3 ही चीज़ें होती हैं कि एक धंधा या तो लो कॉस्ट बन सकता है, या तो एक धंधा फोकस्ड बन सकता है, या तो एक धंधा डिफरेंशिएशन पे जा सकता है। हुँ। देयर इज नो फोर्थ थिंग व्हिच कम्स इन बिजनेस स्ट्रैटेजी। या तो मैं लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर बन जाऊँगा, या तो मेरे पास माइन होएगी वर्ल्ड में जो लोएस्ट कॉस्ट रहेगी। राइट? जैसे मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई भी माइनिंग कंपनी है, तो वो लोएस्ट कॉस्ट ऑटोमैटिकली होगी कि अगर वो माइन ओन करता है, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर रहा है। राइट? अगर सस्ते रॉयल्टी चीप पे ले स्ट्रक्चर। रखी है। राइट? या तो लोएस्ट कॉस्ट हो सकता हूँ मैं, या तो मैं फ़ोकस्ड हो सकता हूँ। फ़ोकस कैसे हो सकता हूँ मैं कि मैं सिर्फ़ एक ही बिज़नेस सेगमेंट पे फ़ोकस कर रहा हूँ। जैसे अगर केबल इंडस्ट्री भी पढ़ेंगे, तो केबल इंडस्ट्री में एक यूनिवर्सल केबल है, एक पॉलीकैब है, एक अपार है, एक केईआई है, एक फिनोलेक्स है। तो इसमें से यूनिवर्सल केबल सिर्फ़ ईएचवी केबल्स पे फ़ोकस कर रहे हैं। हाई वोल्टेज केबल्स पे फ़ोकस कर रहे हैं। तो इस फ़ोकस्ड ओवर देयर। अपार अधिकतर तो ट्रांसमिशन में फ़ोकस कर रहा है। केबल्स, कंडक्टर्स एंड ट्रांसफार्मर ऑयल पे। तो ही जस्ट फ़ोकस ऑन द ट्रांसमिशन सेक्टर, राइट? तो ऐसे ही ना डिफरेंट डिफरेंट फ़ोकसेस होते हैं मैनेजमेंट्स के, बिकॉज़ एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम वन मैनेजमेंट कैन नॉट डू एवरीथिंग। एवरीथिंग। जैसे जब ज़ीरोधा आया वर्सेस मोतीलाल ओसवाल और वर्सेस एचडीएफसी सिक्योरिटीज़, ऐसा क्यों हुआ? ज़ीरोधा स्केल कर गया। उसका डिफरेंशिएटिंग पॉइंटर था डिस्काउंट ब्रोकिंग, जो आई थिंक किसी ने भी उससे पहले नहीं किया था। एंड अब वो आके इस कैच में फँसे हुए हैं कि लेगेसी ब्रोकर अपने मॉडल को हर्ट करेंगे तो उनके मार्जिन्स हर्ट हो जाएँगे, सो दे कांट गो फॉर दैट आल्सो। तो दैट इज़ अ कैच 22 सिचुएशन आई थिंक। फ़ोकस्ड है ना, हाँ। राइट? तो आप क्या हो सकते हैं, या तो लो कॉस्ट हो सकते हैं, तो फ़ोकस्ड हो सकते हैं। तीसरा क्या है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अब प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या है? दिस इज़ व्हाट मोतीलाल हैज़ ट्राइड इन द इंडस्ट्री। Motilal Oswal, PMSs, AIFs, it capturing entire customer's value journey, investment banking arm, mutual fund arm, and also brokerage arm. हुँ। So he tried to have an umbrella strategy, and also he has a side पे treasury भी है जिसमें वो investments खुद के इसमें करते हैं। राइट। तो डिफरेंशिएशन भी मतलब कि बिजनेस स्ट्रैटेजीज है, सेम बिजनेस के डिफरेंट आउटकम्स रह सकते हैं। हुँ। जैसे अगर डिफरेंशिएशन एज अ बिजनेस स्ट्रैटेजी को सोचते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है ओबराय रियल्टी। हुँ।
क्या स्ट्रैटेजी है डिफरेंशिएशन की? भाई महंगे घर बनाऊंगा। प्रीमियम प्रीमियमाइजेशन बेचते नहीं, घर नहीं बेचते, 3-3 4-4 साल तक इन्वेंट्री पड़ी रहती है, पर बेचूंगा तो अपने महंगा है। प्राइस पे, चाहे वो 50 करोड़ का हो 70 करोड़ का। तो दैट इज डिफरेंशिएशन, इट्स अ स्ट्रैटेजी फोकस ऑन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तो कभी भी मैनेजमेंट का एनालिसिस करते हैं, लाइक व्हेन यू लुक एट द क्वालिटी मैनेजमेंट विद स्किन इन द गेम, ऑलवेज थिंक अबाउट दिस। कमिंग बैक टू द थंगा माइल पॉइंट, अब थंगा माइल का क्या था कि ऑप्शन थी कि फोकस करके सिर्फ तमिलनाडु में एक्सपैंड करें या फिर आंध्र प्रदेश में चले जाएं, किसी और स्टेट में चले जाए। क्योंकि अगर आप देखते हैं इस इंडस्ट्री में, सम ऑफ देयर पियर्स लाइक जॉय लुकास और समथिंग लाइक ललिता जूलर्स, इन सब ने धीरे धीरे आउटसाइड द स्टेट भी एक्सपेंशन स्टार्ट करा है, राइट? But Thanga Mile had a choice whether to stick to Tamil Nadu or go outside. तो अब तमिलनाडु में ही दे थिंक दे हैव स्कोप टू डू टिल 100 स्टोर्स, तो इनका एक मेगा स्टोर आया टी नगर के अंदर। बिकॉज आप तो चेन्नई से ही हैं, आपको भी पता है कि तंगा माइल का ब्रांड तो नेम, स्टोर भी 2-3 बार गया। आप स्टोर भी 2-3 बार ही होके आए। होपफुली अपने आप तो गोल्ड ज्वेलरी नहीं पहनते एटलीस्ट। लाइक तो दैट इज अगेन द मैनेजमेंट वाज फोकस्ड ऑन एक्सपेंडिंग विद इन द तमिलनाडु सेगमेंट। तो कैन वी लाइक इसको समराइज ऐसे कर सकते हैं फ्रॉम माय अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे ग्रो भी हो गया या फिर जीरोधा हो गया या तंगा महल हो गया, एक स्ट्रेटजी ऐसी होती है कि यू कॉन्कर वन सेगमेंट, या फिर अपन भी हो गए। आई थिंक वी हाउ वी ऑल्सो अप्रोच थिंग्स, अपन एक सेगमेंट पे पहले पूरा बॉटल डाउन करते हैं, उसको पूरा एक्सपर्टाइज कर लेते हैं ऑन स्केल और टेक्निकल नो हाउ, एंड उसके बाद फिर दूसरे एस्पेक्ट में जाते हैं। तो दैट इज़ वन वे टू डू इट, एंड दैट आई थिंक उसके अपन अभी काफ़ी एग्जाम्पल्स भी डिस्कस किए। और जैसे आई वुड से कि ग्रो ने आके पहले डिस्काउंट ब्रोकिंग स्टार्ट किया, वो आके कमोडिटी ब्रोकिंग हर चीज़ को पुश कर रहे हैं। तो दैट इज़ अ थिंग। बट ऑल्सो जस्ट टू मेक अ पॉइंट ओवर हियर, इट्स ऑल्सो नॉट मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि कोई ज़रूरी कंपनी नहीं है, जाएगी या इट्स वन जाएगी। ऑफ द वे, इट इज़ वन ऑफ द वे। जैसे फॉर एग्जांपल, अब एक्यूडास केमिकल्स है, यू वोंट सी देम टॉकिंग अबाउट एपीआईज। उनका थॉट प्रोसेस वक्त ये रहा है कि भैया इंटरमीडिएट में ही रहना है, एपीआई करूंगा तो अपने कस्टमर से compete करूंगा। न्यूलैंड लैब्स है, यू वोंट सी देम टॉकिंग अबाउट फॉर्मुलेशंस। मिल रहा है कि अगर हम एपीआई कर रहे हैं, फॉर्मुलेशन करेंगे तो अपने कस्टमर से कंपटीशन स्टार्ट कर देंगे। They are like growing like a leech on a water buffalo. नहीं, इट्स लाइक दैट, बट द थिंग इज कि समटाइम्स यू हैव अ फोकस स्ट्रेटजी। तो ये बिजनेस स्ट्रेटजीज है। एटलीस्ट उसको पता हो कि उसको क्या करना है। करेक्ट। तो जब मैनेजमेंट असेसमेंट कर रहे हैं ना, तो उसके कुछ सॉफ्टवेयर क्राइटेरियाज क्या है, बिजनेस स्ट्रेटजी पढ़ो। हम्म। क्या लो कॉस्ट है, क्या फोकस्ड है, क्या डिफरेंशिएशन में, एंड हाउ इज दैट रिफ्लेक्टिंग क्वांटिटेटिवली नंबर्स। मार्केट शेयर क्या है, कंपेटिटर से फास्टर ग्रो कर रहा है, धीरे ग्रो कर रहा है, या फिर कंपनी के मार्जिन कैसे हैं, वेदर द मार्जिन आर हाई और लो। हम आगे जाके ना देखेंगे कि कुछ फर्मेंटेशन बेस्ड एपीआई कंपनीज है जहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 70% अबव है, राइट? जब मैं केस स्टडीज करेंगे तो हम लोग आगे और भी देखेंगे। तो अभी अपन ने क्यू मैनेजमेंट के बारे में काफ़ी डिस्कस किया, और इसके बाद क्या है? इसके बाद अब यूनिक के स्पेलिंग में यू आता है। तो यू का मतलब क्या है कि दैट इज अंडर फॉलोड और अंडर अप्रिशिएटेड बाय इंस्टीट्यूशंस। ओके। वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, हम्म। बिकॉज व्हाट हैपेंस इज दैट कि ना एक स्टॉक की एक जर्नी होती है। तो स्टॉक्स की जर्नी क्या होती है, पहले आपके रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, स्मार्ट रिटेल, हम्म। देन यूएचएनआईज, एचएनआईज, फैमिली ऑफिसेज, देन पीएमएसएस, एआईएफ्स, शायद से फैमिली ऑफिसेज के साथ या फिर उससे पहले, देन फाइनली उसके बाद म्यूचुअल फंड्स आते हैं, फिर उसके बाद इडियट्स आते हैं। तो ये एक जर्नी रहती है एक स्टॉक की, राइट? तो जनरली अगर आप कोई स्टॉक, मतलब मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि या तो 1000 करोड़, 500 टू 1000 करोड़ एक बकेट है, या 1000 टू 2500 करोड़ की बकेट है एक, एंड एक बकेट आती है 5000 टू 12000 करोड़ के बीच की। अगर इन बकेट्स में इफ यू आर एबल टू फाइंड अंडर फॉलोड, अंडर अप्रिशिएटेड मार्केट लीडर्स, देन नथिंग लाइक इट। इसमें डाइम अ डज़न एग्जांपल्स हैं। डाइम अ डज़न एग्जांपल्स में अगर आप सिर्फ ऑटो एंसिलरी का सेक्टर उठाते हैं, कि एग्जांपल में लेते हैं कि जैसे डिफरेंट बिज़नेसेस में, फॉर एग्जांपल अगर आप एक एग्जांपल लेते हैं सनसेरा इंजीनियरिंग का, तो हमने इस चैनल पे आई थिंक ये भी एक बिज़नेस कवर करा था फ्रॉम अ क्यूरियोसिटी पॉइंट ऑफ व्यू भी व्हाट दे आर डूइंग। तो अनदर वन ऑफ द कंपनीज जहाँ पे इनिशियली इट वाज अ बिट अंडर फॉलोड, देन फॉलोअरशिप बढ़नी स्टार्ट हुई और फिर बिज़नेस में एरोस्पेस, डिफेंस और सेमीकंडक्टर का बिज़नेस इन्फ्लेक्ट हो गया। एंड नाउ इट हैज़ बिकम लाइक अ 19,000 करोड़ मार्केट कैप कंपनी, एक टाइम पे 6-7 हज़ार करोड़ की कंपनी थी, राइट? तो ये ना काफ़ी सारे बिज़नेसेस में देखने को मिला, लूमैक्स ऑटो में देखने को मिला, राइट? सनसेरा में देखने को मिला। आई थिंक अदर कंपनीज़ के अंदर देखते हैं तो अभी एक और कंपनी है क्यू पावर के नेम की, जिसके अंदर अभी आई थिंक आईपीओ आज से कुछ टाइम पहले आया था, तो अनदर वन ऑफ द बिज़नेसेस जहाँ पे सिमिलर ट्रेंड देखने को मिल रहा है, राइट? आइनॉक्स इंडिया इज़ अनदर कंपनी जहाँ पे देखने को मिला कि आई थिंक इनिशियली वेरी लेस डिस्कस नेम, बट नाउ अ लॉट ऑफ लाइक काफ़ी डिस्कशन है नेम के ऊपर,
या तो गरवारे हाईटेक का केस हुआ कि जहाँ पे बिजनेसेस यूजुअली इस जर्नी के थ्रू जाते हैं। ये तो सिर्फ केस स्टडीज आर द कमोडिटीज। कमोडिटी फ्रेमवर्क आपको और framework मेंटल दिखना है। मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट टू ब्रेक डाउन और कनेक्ट द डॉट्स एज अगेन। तो इसमें अपन ने ये भी देखा कि आपने जैसे एग्जांपल दिया आइनॉक्स इंडिया का, या शायद सपोज क्वालिटी पावर का, या एक गरवारे हाईटेक का। तो इसमें ये भी है कि दे आर नीश, उसमें भी आके फाइनाइट प्लेयर्स थे एंड दे आर डूइंग समथिंग विच वाज नॉट एवरीवन वाज डूइंग। तो और उसमें आपके मार्जिन भी बड़े हुए थे। एंड नेक्स्ट ये था कि दे वर इन द स्वीट स्पॉट मार्केट कैप विच वी डिस्कस बिटवीन अराउंड 5 to 12,000 मार्केट पर। आई थिंक अपन ने ये भी डिस्कस किया था कि कुछ कभी-कभी एफआईज़ के लिए क्राइटेरिया होता है कि एक $1 बिलियन का मार्केट कैप हो, दैट इज़ देयर हंटिंग ग्राउंड। एक्चुअली एक बहुत अच्छा एग्जांपल है अभी मनोरमा इंडस्ट्रीज, हुँ, another stock which was on the SMA exchange, got listed on the main exchange. Initially, PMSs and AIFs came. Now what has happened? QIP के अंदर म्यूचुअल फंड म्यूचुअल have फंड come आ in, रहे हो। right? तो ये ना एक जर्नी है एक स्टॉक की। अब आपको देखना है कि आप किस पार्ट ऑफ द जर्नी में हो, whether it's underappreciated or whether it is being clapped upon. हुँ, तो अभी आगे चलते हैं। तो अभी हमने अंडर ओन डिस्कस किया। तो आई थिंक वी कैन कनेक्ट स्टेज एनालिसिस आल्सो बेटर इफ समवन वांट्स टू कनेक्ट इट ऑन देयर ओन। एंड इसके बाद ई का फैक्टर आता है, तो वो क्या है? तो E stands for earnings visibility and scalability. हुँ, अब अगेन यूनिक बिजनेस ले लिया, अब कोई पॉइंट नहीं है ना यार यूनिक बिजनेस लेके बैठ जाए। मतलब ऐसा भी होगा कि कभी-कभी 3-4 साल अर्निंग्स ग्रोथ ही नहीं आई, राइट? सो अर्निंग्स का एक्सप्लोजन व्हिच इज़ मोर देन 20% पैट ग्रोथ, तो वो तो साथ होना ही चाहिए। बिकॉज़ आई हैव सीन कि अगर हार्ड टू रेप्लिकेट एसेट हो, यूनिक बिजनेस हो, प्लस अर्निंग्स ग्रोथ अगर 20% से ज़्यादा आ रही है, तो स्केलेबिलिटी तो अपने आप ही है। राइट। तो इंडिया की जीडीपी किस रेट पे ग्रो करती है नमन? आई थिंक नॉमिनल अराउंड 10 to 11। 10 टू 11। अगर कोई कंपनी 20% ग्रो कर रही है तो उसका मीनिंग क्या है नमन? इट इज़ ग्रोइंग डबल ऑफ द नॉमिनल ग्रोथ। नंबर डबल कंपनीज़ कौन-सी ग्रो करती है नॉर्मल जीडीपी से? जो कुछ अच्छा कर रही होगी, जो स्केलेबल होएँगी। स्केलेबल भी होगी, जो अपने प्रोडक्ट्स अच्छे से मार्केट फिट में बेच पा रही होगी। Right. So this is a very simple framework. Any company which grows 1.5 to 2 times that of nominal GDP growth rate हुँ, fits in the unique framework. मतलब there are tons of examples, right? Because 20-25% growth is not normal for a company to have. तो यही हमारा यूनिक फ्रेमवर्क हुआ। यू स्टैंड्स फॉर नमन, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? तो इन अ नटशेल हम ऐसे देख सकते हैं टू समराइज़ जो भी अपन ने अभी तक सीखा कि यू स्टैंड्स फॉर यूनिक, कंपनी शुड बी ट्रूली यूनिक। जो आप अपन ने अभी बहुत सारे एग्जांपल्स डिस्कस किए यूनिक कंपनीज़ कैसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो बाय बाय मार्जिन्स और बाय योर कोई टेक्निकल नो हाउ हो। एंड फिर हमने नीश डिस्कस किया जहाँ पे लिमिटेड और फाइनाइट नंबर ऑफ प्लेयर्स हो। वो भी एक एस्पेक्ट होता है कि आप सप्लाई साइड डोमिनेंस से जीत रहे हो कि शायद शॉर्ट टर्म मिसमैच ऐसे, या फिर आप ट्रूली कुछ ऐसा करो जिसमें कम लोग हैं और वो कुछ एपिक काम कर रहे हो। फिर नेक्स्ट है इन्फ्लेक्शन पॉइंट। जैसे हमने देखा कि यूनिक कैपेबिलिटीज़ तो बहुत लोगों के पास होती है, बट इन्फ्लेक्शन कब आएगा वो एक मेजर क्राइटेरिया है, बिकॉज़ ग्रोथ आल्सो मैटर्स अ लॉट। फिर हमने देखा कि क्यू अगेन स्टैंड फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट। कभी-कभी मैनेजमेंट शेडी होती है, उसके फाइनल एस्पेक्ट्स, क्योंकि ब्रॉड एस्पेक्ट्स तो सब लोग ही डिस्कस कर लेते हैं, बट व्हाट सेंस कि आप उसको कैसे फाइन ट्यून पे डिस्कस कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमने देखा अंडर ओन कि जैसे स्टॉक की भी जर्नी होती है, एंड ये आप कोई भी स्टेज एनालिसिस के थ्रू भी एक कर सकता है। एक और एस्पेक्ट स्टेज एनालिसिस आप इसको ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो कि सपोज कोई स्टेज 2 में बहुत टाइम से है, तो परहैप्स 6th या 7th बेस ऑफ स्टेज 2 में वो शायद इट कुड बी अ टॉप अप डिपेंडिंग अपॉन कनेक्टिंग विद द बिज़नेस। एंड नेक्स्ट अपन अर्निंग विजिबिलिटी व्हिच आई थिंक इज़ वेरी मच इंटरलिंक्ड टू द इन्फ्लेक्शन पॉइंट। एंड जस्ट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, अगर आप भी एक यूनिक इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, यूनिक थॉट प्रोसेस लेना चाहते हैं, यूनिकली फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, यूनिक सेक्टर्स का एनालिसिस सीखना चाहते हैं, तो ऑल दीज थिंग्स वी टीच इन वन एसओआईसी मेंबरशिप वेयर वी इक्विप यू विद बिजनेस एनालिसिस नॉलेज, फंडामेंटल एनालिसिस नॉलेज एंड टेक्निकल एनालिसिस नॉलेज। एंड इसके साथ साथ अभी 3 एडेड बोनसेस के हैं। एसओआईसी मेंबरशिप में एक एआई का बहुत ही डिफरेंट कोर्स है, जिसमें आप इंडस्ट्री रिपोर्ट्स, इक्विटी रिपोर्ट्स लिखना सीख सकते हैं। साथ-साथ आप रिवर्स डीसीएफ भी कर सकते हैं, क्या लाइक एस्टिमेशंस भी बिठा सकते हैं, रिसर्च भी कर सकते हैं। सो दैट कोर्स इज़ अ पार्ट ऑफ द एसओआईसी मेंबरशिप टुडे। इसके साथ-साथ एसओआईसी मेंबरशिप के अंदर व्हाट एल्स वी डू इन एडेड बोनसेस, मार्केट सिग्नल्स है जो हम एवरी 14 डेज़ में टॉप डाउन मार्केट का एनालिसिस करते हैं, किस सेक्टर में क्या चल रहा है, किस इंडेक्स में क्या चल रहा है, कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स के। सो दैट इज़ आल्सो इंक्लूडेड इन द मेंबरशिप। एंड फाइनली अगर हम एडेड बोनसेस की बात करते हैं, तो डिफरेंट जो सेक्टोरल एनालिसिस है, जहाँ पे हम डिफरेंट सेक्टर्स की लैंग्वेज सीखते हैं, दैट इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ द एसओआईसी मेंबरशिप। So you can use the coupon code THANKYOU6 which is valid till the 15th of July because SOIC in the month of June has completed 6 years. With this, let's go back to our conversation.
तो अभी नवन अब केस स्टडीज करते हैं एंड लेट्स लुक एट डिफरेंट बिजनेसेस। तो नवन अब हम यहाँ पे एग्जांपल्स देखते हैं एंड फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि व्हाट अ यूनिक बिजनेस इज नॉट। बिकॉज जितना इम्पॉर्टेंट है यूनिक बिजनेस कवर करना, पहले ये भी दिखाना है कि व्हाट अ यूनिक बिजनेस इज नॉट टू डिमीन द बिजनेस, बिजनेस इटसेल्फ स्टिल इज वेरी गुड। इट्स द नेम ऑफ द कंपनी जो हम सोलर पैनल्स में देख रहे हैं, वारी एनर्जीज का एग्जांपल है। बहुत ही एपिक बिजनेस है एक वैसे, बट यूनिकनेस इन द सेंस इंडस्ट्री उतनी यूनिक नहीं है बिकॉज अब सोलर पैनल्स में बहुत सारे प्लेयर्स आ गए हैं, सोलर सेल्स में भी प्लेयर्स आ रहे हैं। बट अगेन यहाँ पे बेट होगा कि इनगॉट्स और वेफर्स में जाएंगे। अगर आप स्केलेबिलिटी देखो बिजनेस की तो 2800 करोड़ ऑफ सेल से 26,000 करोड़ की सेल हुई आज। कंपनी का 39 करोड़ का पैट था, 3,884 करोड़ का पैट है। पर व्हाट द मार्केट इज ट्राइंग टू से इज दैट कि मार्जिन्स जो बढ़ने चाहिए थे सोलर सेल आने के बाद, मार्जिन्स 25.5% से एक्चुअली अभी 18.6% हो गए। एंड इंडिया नेक्स्ट 2 ईयर्स में सोलर पैनल्स की ओवर सप्लाई में जा सकता है। इवन नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स डाउन लाइन में ओवर सप्लाई में जा सकता है। अब इसके लिए हम कैसे रिकग्नाइज करते हैं कि यू रीड इंडस्ट्री रिपोर्ट्स, यू रीड रिपोर्ट्स अराउंड द इंडस्ट्री, यू आप चेक कर सकते हैं कि बाकी सबके एक्सपेंशन प्लान्स क्या है। क्योंकि किसी इंडस्ट्री में जब हर कोई एक्सपैंड करने लग जाए ना तो वो रिस्की काम है। जैसे यहाँ पे वारी भी एक्सपैंड कर रहा है, विक्रम सोलर भी एक्सपैंड कर रहा है, प्रीमियर भी एक्सपैंड कर रहा है, जुपिटर सोलर भी एक्सपैंड कर रहा है, Right. गोल्डी सोलर भी एक्सपैंड कर रहा है, राइट। यहाँ तक एमवी भी एक्सपेंशन लेके आ रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज हो गया, सब कोई एक्सपेंशन लेके आ रहा है। तो इससे पता लगता है कि बैरियर टू एंट्री मिसिंग है इस इंडस्ट्री। So just to connect with the dots, I think we started our podcast with कि भाई what is like supply demand mismatch or temporary tailwinds beneficiary versus structurally a unique business. So we connect कि this solar as a space was something which is टेम्परेरी टेलविंड बिजनेस। मतलब टेलविंड कंटिन्यू हो भी सकती है रेन्यूएबल एनर्जी के साइड, बट आपकी कैपेसिटी और सप्लाई डिमांड मिसमैच जो पहले एक फैक्टर था अब वो नहीं रहा। और जैसे इसमें ये एक मोड था कि आप इंटीग्रेशन के थ्रू आप कर सकते हो, बट अब ऐसा है कि काफ़ी प्लेयर्स भी वही सेम रूट फॉलो कर रहे हैं। सो दैट इज समथिंग वी हैव विच हाउ वी कैन हाउ कनेक्ट द डॉट्स। आई थिंक वारी के केस में इसमें अब अगला लेग ऑफ द यूनिकनेस तब आएगा अगर ये बीएसएस क्रैक कर लेते हैं और दे स्टॉप बीइंग अ सोलर कंपनी, they end up becoming an energy transition company. And I think this is what they've been saying in Vari 2.2, but that is yet to be seen. So that is what the business strategy is going towards Right. now. तो ये तो नवन हमने एक एग्जांपल देखा व्हाट अ यूनिक बिजनेस इज नॉट, मे बी इट माइट बिकम बट करंटली इट्स So नॉट। it is like was a beneficiary of supply demand mismatch and now it is trying to go towards जो अपन ने अपने स्टार्टिंग ऑफ दोस्त में डिस्कस किया वैल्यू एडेड प्रोडक्ट कि आपको वो ट्रैक करना है। लेट्स सी इफ इट इज क्रैक्स और नॉट। लेट्स सी, क्योंकि उनमें भी थोड़ा कमोडिटी एलिमेंट तो है। आगे देखते हैं। आई थिंक अब थोड़ी एग्जांपल्स में आता हूँ जहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग जैसे है। जैसे एक बिजनेस है, जैसे फिजिक्स वाला का बिजनेस है। आई थिंक अब तो भी क्या एज है आपकी, 21 22? 22 आपने ये सब चीज़ें तो देखी होंगी channel यूट्यूब में। पे मैंने मतलब 10th 12th में देखा तो था। अभी अब तो आपने कोई एंट्रेंस एग्जाम की प्रेप वेप नहीं करी होगी? नहीं नहीं करी ना, कुछ नहीं, कोई नहीं। तो अगेन दिस इज अ बिजनेस जो 2022 में 233 करोड़ की सेल कर रहा था, आज 3900 करोड़ की सेल कर रहा है। तो एक चीज़ है कि स्केलेबिलिटी तो इज़ नोन इन द बिजनेस, बट यहाँ पे अगर हम मोर ओवर कंपनी के कैश फ्लोज देखते हैं तो कैश फ्लोज कंपनी के नियरली 59 करोड़ से अभी 833 करोड़ से हो गए हैं इन अ स्पैन ऑफ नियरली 5 ईयर्स। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर हम इस बिजनेस में आके इफ यू जस्ट चेक देयर लाइक लेटर टू शेयर होल्डर्स कि व्हाट द कंपनी हैज़ बीन सेइंग, तो नाउ अगेन यहाँ पे यूनिकनेस कैसे आइडेंटिफाई होती है। पहली चीज़ कि इट्स अ वेरी स्केलेबल बिजनेस मॉडल। बेसिकली द सब्सक्राइबर्स आर ग्रोइंग एट अ 43% CAGR। सेकेंडली कंपनी का जो प्री इंड एस एबिटा है वो भी ग्रो कर रहा है। टोटल नंबर ऑफ पेड यूजर्स हैव आल्सो गॉन टू 5.3 मिलियन एट द मोमेंट एंड स्टिल विद इन द इंटायर इंडस्ट्री इनका 2-3% का पेनिट्रेशन है एंड दे आर द लार्जेस्ट एड टेक। अब इनके और बाईजूस के बीच में क्या डिफरेंस है? बाईजूस में पुल मार्केट पुश मार्केटिंग थी कि आप बार बार क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, एनबीएफसी बना के आप चीज़ें कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे क्या पुल बेस्ड मार्केटिंग अराउंड द पर्सनैलिटी ऑफ अलग पांडे। तो अगर आप यूट्यूब चैनल्स देखते हैं तो दे हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स एंड आई थिंक इनका अगर आप बिजनेस मॉडल यहाँ से देखते हैं तो ऑनलाइन चैनल में ग्रोथ ज़्यादा आ रही है, ऑफलाइन चैनल में भी आ रही है, बट ऑनलाइन चैनल में ग्रोथ ऑफलाइन से काफ़ी ज़्यादा आ रही है। एंड ऑनलाइन चैनल इज़ टुडे लाइक देयर बिगेस्ट ड्राइवर ऑफ रेवेन्यूज़। एंड ऑनलाइन चैनल के अंदर क्या है, यहाँ पे पुल बेस्ड मार्केटिंग है। पुल बेस्ड मार्केटिंग आप कैसे देख सकते हैं? आप इनकी आई थिंक अगर आप जो इनका लेटर टू शेयर होल्डर्स है अगर आप वो पढ़ के देखते हैं तो देन यू विल गेट एन आइडिया कि कंपनी हैज़ बीन अ मार्केट लीडर इन सम ऑफ दीज एंट्रेंस एग्जाम्स। एंड आई थिंक अगर ये पूरा का पूरा अगर आप लेटर पढ़ते हैं तो आई विल ऑल्सो शेयर द लिंक विद यू कि नंबर ऑफ पेड सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे हैं कंपनी के एंड साथ साथ कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशन जो 507 करोड़ के थे
अभी 833 करोड़ के हो गए हैं। तो इन एनी प्लेटफॉर्म बिजनेस और इन एनी न्यू एज टेक्नोलॉजी बिजनेस और एनी न्यू एज कंज्यूमर बिजनेस, नंबर वन थिंग टू ट्रैक इज कैश फ्लोज। राइट। इसमें एक और एक फैक्टर, क्वालिटेटिव फैक्टर ये भी आप सोच सकते हो कि इट इज़ ऑल्सो बीन अ नेगेटिव कैक बिजनेस। तो उससे भी पता चलता है कि इट इज़ अ पुल बिजनेस, मतलब इनहेरेंट पुल है कंपनी में, तभी वो नेगेटिव कैक हो रहा है। वरना आजकल अपन ये देखते हैं कि कोई भी कंज्यूमर बिजनेस को बिल्ड करने में यू आर स्पेंडिंग सो मच ऑन कैक। उनकी पर्सनैलिटी के अराउंड ये बिजनेस बिल्ट है। तो आई थिंक उनके नॉर्मल चैनल के भी 6-7 मिलियन सब्सक्राइबर्स रहते हैं। अभी तो वो ज़्यादा बढ़ाते भी नहीं है पर्सनली खुद, तो दैट हैज़ हाउ, मतलब उन्होंने एक फॉर्मलाइज कर दिया। Correct. But still one has to keep tracking the execution. But this is an example of a scalable category, one of a kind business where they've captured the market share and a new leader that is emerging. And it's also sort of a niche in the sense कि एकदम ऐसा एडटेक कोई नहीं है जो यूट्यूब के थ्रू स्टूडेंट्स लेके आए। एंड एक और एक कंसेंसस ये भी है कि एडटेक मतलब उसके अगेंस्ट भी एक बहुत पब्लिक फियर है फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। विच इज ऑल्सो राइट ना, राइट, राइट। क्योंकि लास्ट 10-20 वेरी years बैड में एक्सपीरियंस। it's been a bad experience for investors. But you need to see, no, कि there is a something, a company that has emerged is actually generating cash flows. ये एक एग्जाम्पल है। देन एग्जाम्पल्स के अंदर और देखते हैं नमन। तो यहाँ पे मैं आता हूँ एक एग्जाम्पल पे। दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कंपनी बाय द नेम ऑफ कृष्णा कमला टाइल्स, दैट इज KDDL। तो KDDL इज अनदर कंपनी जो इथॉस की होल्डिंग कंपनी है। एंड KDDL के अंदर क्या है, 3 तरीके के बिजनेसेस है। एक तो इनका बिजनेस है विच इज़ इनटू ब्रेसलेट मैन्युफैक्चरिंग एंड वॉच कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग। तो वॉच के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसकी ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, राइट। तो वॉच के जो डायल्स एंड हैंड्स होते हैं उसकी ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, राइट। तो इसमें जापानीज़ ब्रांड्स हैं और स्विस ब्रांड्स हैं, इंडियन ब्रांड्स हैं। तो इनकी फैक्ट्री में छोटे पार्ट्स बनते हैं। लाइक सम ऑफ द पार्ट्स आर इवन जो प्रिसीजन पार्ट्स ये बना रहे हैं, इट इज़ इवन लाइक थिनर देन ह्यूमन हेयर, मतलब माइक्रॉन के टर्म्स में। इंटरेस्ट। तो एक ये बिज़नेस आता है इसके अंदर डायल्स एंड हैंड्स में। फिर इनका एक ब्रेसलेट्स का बिज़नेस है जिसमें इन्होंने LVMH के लिए, कार्टियर वॉचेस के लिए डेडिकेटेड ब्रेसलेट मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगा रखा है। अभी आप ये कैसे समझ सकते हैं, बिकॉज़ आइडिया क्या है लोगों को सिखाना। एक तो क्रेडिट रेटिंग पढ़ सकते हैं KDDL की। KDDL की कॉन कॉल में भी बहुत डिटेल में कवर्ड है। KDDL की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में भी कवर्ड है। एंड अगर आपने ये चीज़ें नहीं पढ़ी हो तो मैं सिर्फ बिज़नेस को देख के कैसे बता सकता हूँ फाइनेंशियल्स में। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ बीइंग अ बिज़नेस एनालिस्ट, इज़ दैट कि सिर्फ स्टैंड लोन नंबर्स देते हैं KDDL के, जिसमें इनका ये प्रिसिजन इंजीनियरिंग का बिज़नेस है। तो जस्ट दिस बिज़नेस इटसेल्फ ओवर द लास्ट 3 इयर्स, अगर मैं यहाँ पे इसको एक बारी लाइट मोड में कर देता हूँ, तो आई थिंक ईज़ी रहेगा। तो जस्ट इन द लास्ट 3 इयर्स इटसेल्फ, इफ यू जस्ट लुक एट द स्टैंड लोन बिज़नेस ऑफ KDDL, then the EBITDA margins या operating margins have been north of 20%, right? And just in the last 4-5 years since COVID times, the operating profit has gone from 24 crores to 107 crores. So something or the other the company is doing right, which is why they are able to grow. बिजनेस सेगमेंट्स में मैंने बताया वॉच कंपोनेंट्स में। एंड आई थिंक 5 ही ऐसी स्टैंड लोन लिस्टेड कंपनीज है वर्ल्ड के अंदर जो वॉचेस और उनके डायल्स और उनके कंपोनेंट्स के अंदर सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। अदरवाइज समवन इज इनटू रिटेल, समवन इज इनटू ब्रांड, बट दे आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस, राइट। तो और कंपनी के बिजनेसेस देखते हैं तो कंपनी ना जो केसेस और रिलेटेड पार्ट्स होती है, जो आजकल तनिष्क के बड़े फैंसी से केसेस आते हैं, जो अगर अभी आई थिंक अभी आप 21-22 के हैं तो शायद से यू वोंट नो, बट सम टाइम डाउन लाइन यू विल आल्सो गेट मैरिड, राइट। तो टिफ़नी का एक बॉक्स आता है। अभी ही इज़ सेइंग कि पहले तो आप होंगे। बट टिफ़नी का ना एक बॉक्स आता है, लाइक अगर आप पैट डॉस या पीटर लिंच पढ़ो तो देयर इज़ अ चार्म अटैच्ड टू द टिफ़नी बॉक्स, बिकॉज़ देख इट्स अ वेरी चार्मिंग केस। एंड अगर एंगेजमेंट रिंग टिफ़नी बॉक्स में तो पीपल गेट जनरली वेरी एक्साइटेड। तो दिस इज समथिंग साउंड्स लाइक मतलब कुछ प्रीमियमाइजेशन का ही प्ले है। राइट। सो तो फॉर फैंसी ज्वेलरी लाइक जैसे तनिष्क-वनिष्क का है, तो इस सब में इफ़ यू गिव अ नॉर्मल पैकेजिंग, मतलब अगर आपने ज्वेलरी लिया और नॉर्मल पैकेजिंग में आपको मिल गया तो एपिक वाइब नहीं आएगी। तो उसके लिए भी ना इन्होंने एक पैकेजिंग आर्म सेटअप करा है, व्हिच इज़ प्योरली मेंट फॉर दिस। इसका ऑर्ना पैक करके नाम है। तो ज्वेलरी बिज़नेस इसमें 90-95% होएगा, तो उनकी प्रीमियम पैकेजिंग करके दे रहे हैं। That is also like unique because they understand luxury, because Ethos is also one of their entities. Then similarly they have this the most unique business that is there inside. This is Aijin. तो आइजिन क्या है, वो प्रिसीजन स्टैंपिंग पार्ट्स की कंपनी है। अब इसमें क्या करते हैं, ये प्रिसीजन पार्ट्स करते हैं। तो यहाँ पे इनके कस्टमर्स है, लाइक रोल्स रॉयस एक कस्टमर है एरोस्पेस में, टेस्ला एक कस्टमर है ऑटोमोटिव के अंदर, राइट। तो ये जो कस्टमर्स हैं इनके यहाँ पे इनके लिए प्रिसीजन पार्ट्स बना रहे, छोटे छोटे पार्ट्स हैं, राइट। जहाँ पे इनकी वॉच कॉम्पोनेंट वाली जो मैन्युफैक्चरिंग की कैपेबिलिटी है वो यहाँ पे एडजेसेंसी में शिफ्ट हो जाती है।
राइट? तो फाइनेंशियल एनालिसिस और बिजनेस एनालिसिस का मतलब क्या है कि आप इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, क्रेडिट रेटिंग्स ऑफ द कंपनी, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन ऑफ द कंपनी, कॉन्फ्रेंस कॉल्स ऑफ द कंपनी, अब तो एआई और एलएलएम भी यूज कर सकते हैं। उसको यूज करके आप केडीरियल के केस में साथ फाइनेंशियल नंबर्स से मैरी कीजिए कि स्टैंड लोन बिजनेस इतना फास्ट ग्रो कर रहे हैं, एंड साथ साथ अगर कंसोलिडेटेड बिजनेस देखते हैं, कंसोलिडेटेड बिजनेस पे अभी 135 करोड़ का पैट है, स्टैंड लोन बिजनेस पे 77 करोड़ का पैट है। बेसिकली कंपनी का बाकी जो पार्ट ऑफ द वैल्यूएशन है वो ईथॉस से आ रहा है। तो अगर किसी को वैल्यूएशन करना है उसका एसओटीपी करे, ईथॉस का 50% ओन करती है कंपनी, उसको अलग से वैल्यू करे, स्टैंड लोन प्रिसीजन इंजीनियरिंग के पैट को डबल कर लेना नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में, देन यू कैन ड्रॉ अ ब्यूटीफुल एसओटीपी। दैट्स अ होमवर्क व्हिच आई कैन गिव टू द ऑडियंस टू डू इन द कमेंट सेक्शन। Right. So just to summarize on KDL's example with our unique touch upon कि इसमें एक तो है कि दे आर डूइंग नीश, जैसे आपने बोला कि बाकी कंपनीज जो है वो शायद मार्केटिंग साइड में ज़्यादा है या फिर आके रिटेल आउटलेट में ज़्यादा है, या तो ब्रांड है। ब्रांडिंग में ज़्यादा है, रिटेल साइड में ज़्यादा है। बट जैसे ये कंपनी यूनिक ये कर रही है कि देर इनटू मैन्युफैक्चरिंग एंड वो भी नीश प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग। हाउ यू कैन आइडेंटिफाई, आप मार्जिन से देख सकते हैं, स्ट्रक्चरल मार्जिन। जब ग्रोथ नहीं थी तो भी आपके मार्जिन थे, दे वर स्ट्रक्चरल इन नेचर। So that is how we can link to the bigger scheme of things. हाँ, तो आप ऐसे कोरिलेशन ड्रॉ कर सकते हैं कि आप नंबर्स कुछ कह रहे हैं, हाँ। राइट? इवन दो ग्रोथ नहीं आ रही बट मार्जिन कुछ कह रहा है। हाँ। तो सिमिलरली ऐसे केडीडीएल जैसा एक एग्जांपल है, और इट्स अ कंपनी छोटे स्पेस में, इट्स अ कंपनी बाय द नेम ऑफ आरएसीएल गियरटेक, राइट? तो अगर आप आरएसीएल गियरटेक का एग्जांपल देखते हैं, सो अनदर वन ऑफ द कंपनीज व्हिच इज इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दीस प्रिसिजन गियर्स। तो ये गियर्स किसके लिए बनाते हैं? लग्जरी स्पोर्ट्स बाइक के लिए, लग्जरी व्हीकल्स के लिए, राइट? ऑल्सो फॉर ट्रक्स के लिए, जो एक मैन ट्रक्स आते हैं तो उनके लिए भी बनाते हैं। And also, like, they are very heavy into exports. So another business where if you just check the operating margins have been consistently between 20 to 25 percentage mark. अब ये domestic business भी कर रहे हैं, तो BMW is also a very big customer for them. ZF is one of the key clients. छोटी कंपनी के अंदर अगर क्लाइंट क्वालिटी बहुत अच्छी हो तो पढ़ना चाहिए। ऐसी एक और कंपनी थी OBSC परफेक्शन के नाम की, जो ओमेगा ग्रुप की कंपनी, एंड दे हैड अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स लाइक ZF एंड स्टफ, राइट? तो एक छोटी कंपनी में अगर यूनिक क्लाइंट्स हो, जैसे एक और कंपनी गाला प्रिसिजन के नाम की, आरएसीएल के नाम की, या फिर ओबीएससी के नाम की, राइट? सो व्हेनेवर अ स्मॉल कंपनी हैज यूनिक क्लाइंट्स, one should study the business, Right. because what is a small company doing differently that they are able to attract such clients, right? Definitely. That is a question that should force you into the thinking ki what is unique about it, Hmm. because uniqueness lies also in your thought process as an investor. You're trying to find a different perspective कि यार इस कंपनी में हटके क्या है। इसमें कुछ तो अच्छा होगा कि इतनी बड़ी कंपनी या फिर कोई एंड कंज्यूमर, इनका इतना एंड कस्टमर इतना एपिक है, इनको बिजनेस दे रहा है। तो ऐसी नमन हमने अपने अच्छी बात बोली है, ऐसी इस चैनल पे हमने आज से 2 साल पहले आई थिंक एक वीडियो करी थी ऑन अ कंपनी बाय द नेम ऑफ शिवालिक बायोमेटल्स। शिवालिक बायोमेटल के केस में भी देखेंगे, सेम एज आरएसीएल, सेम एज ओबीएसई, सेम एज केडीडीएल, राइट? जब हम प्रिसिजन इंजीनियरिंग की बात करते हैं, कंपनी केप्ट डूइंग EBITDA मार्जिन्स ऑफ 20 टू 25% के बीच में, लाइक 20-23% के बीच में। स्टैंड लोन में देखते हैं तो EBITDA मार्जिन 24.3% के आसपास है। कंसोल पे देखते हैं तो कॉन्टैक्ट्स का बिजनेस है जिसमें सिल्वर कॉन्टैक्ट्स बनाते हैं। नाउ what is the company doing? Actually, if you just check the entire SOIC YouTube channel is built on analysis of unique companies. Right. Because it's just like a deja vu because all these companies you have covered in the past. But idea है कि framework देना लोगों को, right? तो शिवालिक बायोमेटल के केस में भी someone releases the company. तो over the last 10-year period, it has always been like this कि 3 साल ग्रोथ आती है, 2 साल डीग्रोथ होती है, फिर 3 साल ग्रोथ आती है, फिर 2 साल डीग्रोथ होती है। अभी 3 साल से डीग्रोथ हो रही है, तो मे बी शायद से ग्रोथ वाले फेज में जा रहे हैं रिगार्डलेस। बट यूनिकनेस कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो शिवालिक बायोमेटल के केस में इनकी हम क्रेडिट रेटिंग भी खोल के देखते हैं। तो इनकी क्रेडिट रेटिंग ये ली, तो आप क्रेडिट रेटिंग स्क्रीनर से भी ढूंढ सकते हैं, स्टॉक स्कैन्स में भी आई थिंक 1 मंथ में क्रेडिट रेटिंग दिख जाएंगी। तो आप देखते हैं तो क्रेडिट रेटिंग में तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि द प्रमोटर्स हैव एक्सपीरियंस ऑफ अराउंड 4 डेकेड्स इन नीश एंड हाईली स्पेशलाइज्ड बायोमेटल इंडस्ट्री। तो बायोमेटल एक प्रोडक्ट बनाते हैं। Their extensive experience and high quality of its products have helped the group develop healthy relationship with customers, and they are into specialized product profiles like shunt resistors, thermostatic bimetal, among others, enabling it to diversify into electronics, automotive, medical, and other type of products. पुणे के अंदर एक डेडिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रहे हैं, एंड देर ऑल्सो लाइक इलेक्ट्रॉनिक असेंबली के अंदर जा रहे हैं, पीसीबीज, वायरिंग्स और इन सब की चीज़ों के अंदर, जिसमें बस बार, शंट्स और कनेक्टर्स की इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करेंगे फॉर 2-wheeler EV मैन्युफैक्चरर्स। न्यू सेगमेंट में कंपनी जा रही है, तो न्यू सेगमेंट विल कंट्रीब्यूट टू कंपनीज रेवेन्यूज इन FY27 ड्यू टू लिमिटेड कंपटीशन। तो यहाँ पे लिमिटेड कंपटीशन की बात हुई। तो यहाँ पे अगेन क्रेडिट रेटिंग में देखते हैं तो यहाँ पे बात हुई कि इन देखिए मीडियम टर्म में
कंपनी का थोड़ा सा मार्जिन डिक्रीज हो सकता है बिकॉज ऑफ बस बार रेवेन्यूज, बट स्टिल मैनेजमेंट इज फोकस ऑन इंडक्शन ऑफ न्यू हायर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स विच कैन लीड टू सस्टेन्ड इम्प्रूवमेंट इन ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी, राइट? तो दिस इज समथिंग दैट द कंपनी लाइक द क्रेडिट रेटिंग हैज मेंशन कि यार एक नीश मैन्युफैक्चरर है जो इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स में है, बायोमेटल्स में है, ऑटोमोटिव एप्लीकेशन में है और शंट्स के अंदर है, एंड अब बसबाज के अंदर जा रहे हैं। सो अगेन इट्स ऑलवेज एन आइडिया कि नाउ यू स्टार्ट कनेक्टिंग द डॉट्स। यहाँ पे आप क्लॉड भी यूज कर सकते हैं, जिन्होंने एसवाईसी कोर्स करा हुआ है, दिख सकते हैं कि यार कैसे यू कैन हैव एन आउटसाइड ब्रेन वर्किंग फॉर यू। बट फर्स्ट थिंग इज टू, इट्स ऑलवेज ब्यूटीफुल टू यूज योर ओन ब्रेन फर्स्ट। इज दैट कि अगर मार्जिन दिखते हैं तो एनुअल पे भी मार्जिन देख लीजिए, क्वार्टरली पे भी देख लीजिए, देन बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ दिखते हैं। तो बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ में भी दिखता है कि यार अगर नॉन करंट लाइबिलिटीज में आते हो तो डेट सिर्फ 12 करोड़ रुपए की है। हम्म, इट्स 12 करोड़ रुपीज का डेट है कंपनी का। सिमिलरली अगर मैं कंपनी करंट लाइबिलिटीज में आता हूँ तो शॉर्ट टर्म बोरिंग सिर्फ 48 करोड़ की है। एंड लाइक ऑल्सो जस्ट लुकिंग एट द बिजनेस, राइट, कि कंपनी में और किस टाइप के एसेट्स हैं, तो अगेन कंपनी के पास 105 करोड़ का कैश पड़ा हुआ है बैलेंस शीट पे। तो छोटी बिजनेसेस में जहाँ मार्जिन इंटैक्ट हो, जहाँ पे नीश के अंदर लीडरशिप हो, जहाँ पे ऐसा काम हो रहा हो, अंडरलाइंग कस्टमर्स आर द लाइक्स ऑफ विशाइड एल, तो टेस्ला और बीवाईडी को सप्लाई कर रहे हैं। अगेन एनीवन कैन रीड द कॉन्कॉस्ट टू अंडरस्टैंड दिस। हेला माइट बी अ कस्टमर, राइट? कॉन्टिनेंटल माइट बी अ कस्टमर। So idea arises कि you have to track companies which have niche market leadership or are one of a kind listed companies. Because I have seen कि one of a kind listed companies even in a down cycle don't get lower valuation. इंटरेस्टिंग। आई थिंक इसका जब व्हेन द ग्रोथ वाज नॉट कमिंग, तब तो एक इम्पोर्टेंट एक और रीइंफोर्समेंट फैक्टर ये है कि मार्जिन तब भी इंटैक्ट थे। एंड दूसरा ये कि 30-35 टाइम्स मतलब पी रेशो इसको तब भी मिलता ही था Down cycle के डाउन साइकिल पे, मतलब 30 टाइम्स अर्निंग्स। करेक्ट करेक्ट। सो दैट्स समथिंग व्हिच मेक्स कंपनीज यूनिक। अभी तो हम एग्जांपल्स में, अब मैं एक एग्जांपल में और आता हूँ। आई थिंक ये कंपनी भी हमने यूट्यूब चैनल पे कवर करी हुई है। इट्स अ कंपनी बाय द नेम ऑफ उषा मार्टिन। तो इस क्वार्टर से अगर वैसे देखता हूँ कंपनी का, तो लेट मी जस्ट चेक दिस आउट। कंपनी का अगर मैं ऑपरेटिंग मार्जिन देखता हूँ तो इस भाई 21.6% का है, विच इज द लास्ट 20 क्वार्टर है EBITDA मार्जिन, एंड दे हैव रिपोर्टेड अ पैट ग्रोथ ऑफ 47%। तो मैंने तो कंपनी तब कवर करी थी जब इसका डीलेवरेजिंग हो रहा था। वो तो अलग ही स्टोरी थी, एक सेल्फ हेल्प स्टोरी पे। सेल्फ हेल्प स्टोरी में था कि कंपनी की बैलेंस शीट क्लीन अप हो रही है, डीलेवरेजिंग हो रही है, कंपनी अच्छा कर सकती है, स्पेशलाइज्ड रोप्स के अंदर है, एटसेक्ट्रा एटसेक्ट्रा। देन फिर एक्चुअली में अब जब कंपनी का बिजनेस क्वालिटी इज कमिंग टू फोर्थ, राइट, तो वन कैन रीड द कॉन्फ्रेंस कॉल्स, बट जब पीपीटी देखते हैं तो यार यही देखने को पता लगता है कि यार जैसे जैसे कंपनी का मतलब वायर रोप्स का प्रोडक्ट मिक्स बढ़ रहा है, एलआरपीसी का घट रहा है, एंड वायर का प्रोडक्ट मिक्स बढ़ रहा है, तो तब से कंपनी के मार्जिन्स का एक्सपेंशन स्टार्ट हो गया। एंड इबिटा पर टन अगर कंपनी का देखते हैं तो इबिटा पर टन Q4 ऑफ FY26 में, क्योंकि एट द एंड ये कन्वर्टर धंधा है नमन, तो इबिटा पर टन कंपनी का 39,496 रुपीज़ हो गया। अब इस कंपनी में भी आके अगर आप इनकी क्रेडिट रेटिंग पढ़ते हैं तो आपको पता लगेगा कि यार ये वन ऑफ द वर्ल्ड मार्केट लीडर्स हैं, राइट, अपनी इंडस्ट्री के अंदर, जो वायर्स एंड रोप्स के बिजनेस के अंदर है। एंड ऑल्सो it's a company where the margins have been like increasing but have been relatively been intact. So it's a converter of steel where even though volume growth is a bit less, but the margins are going higher because they are getting more and more into, again, same thing, value added products, that is in wire ropes, right? So this is also a company जिनका मतलब business ये infrastructure side and ropes के अंदर ज़्यादा रहता है। इनकी कॉन कॉल भी बहुत interesting to read है, but again what is revealing is that the margins of the company even post have just gone one way from like 14% to now 19.1%. इंटरेस्टिंग। So that gives it away। यार B2B धंधे में 19 मतलब मार्जिन एक्सपेंशन हो रही है तो आप सीढ़ी चढ़ते जा रहे, वैल्यू एडेड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। स्टेल्स। ऐसी प्रोग्रेशन होती है लाइफ में, मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी यही आई प्रोग्रेशन। थिंक अपने ऑफिस में वो भी है कि बटरफ्लाई वाला जो ट्रांजिशन, आई थिंक मेंटल मॉडल। राइट, वो ट्रांजिशन वाला मेंटल मॉडल है जो हमने न्यूलैंड की वीडियो करी थी। अगर कोई जाके वापस देख पाए आज न्यूलैंड की वीडियो के जो फर्स्ट 15 मिनट्स हैं, दैट इन माय ओपिनियन इज अ वेरी रेलिवेंट पार्ट। आप वीडियो छोड़ सकते हैं, स्टॉक नेम भी छोड़ सकते हैं, अब वो पहले 15 मिनट देख लीजिए। अगर कोई वो उस चीज़ को समझ गया क्या कैसे ऐसे धंधे ढूंढ सकते हैं हम, क्योंकि न्यूलैंड वीडियोस लाइक नाउ 5 years ओल्ड ऑलमोस्ट, राइट। अगर कोई वो समझ गया कि बिजनेसेस कैसे ढूंढने हैं, वो सिर्फ 15 मिनट देख लिया किसी ने, मोर और लेस यू आर सेट फॉर इन्वेस्टिंग। यू विल गेट टू नो कि हाउ, मतलब दिस इज अ कॉन्वेक्सिटी इन्वेस्टिंग। मतलब हम लोग क्या कह रहे हैं कि यार ये यूनिक बन जाएगा, तो यूनिक बनने का जो फ्रेमवर्क है और यूनिक हो गया का फ्रेमवर्क, दोनों में बहुत डिफरेंस है।
कन्वर्टर्स की बात करें, जैसे उषा मार्टिन की बात करिए, अब ऐसी एक कन्वर्टर और है नमन, जिसका नाम है KSH इंटरनेशनल फॉर एग्जाम्पल। और दिस इज ऑल्सो अ कंपनी जिसमें अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं कि 2021 में जो रेवेन्यू थी 470 करोड़ की थी, आज 3107 करोड़ की है। अब इसका ना एक पेयर भी है प्रिसीजन वायर्स का, तो यहाँ पे मैं एक पेयर टू पेयर एनालिसिस करके दिखाता हूँ कि अगर हम पेयर्स में देखते हैं तो लेट मी जस्ट ओपन दिस प्रिसीजन वायर्स। तो बोथ ऑफ देम आर इनटू वाइंडिंग वायर्स एंड CTC वायर्स। तो प्रिसीजन वायर्स का भी देखते हैं तो प्रिसीजन वायर की भी सेल 1700 करोड़ से 5400 करोड़ की आई है। बट दिस इज मोर इनटू लाइक KSH इज मोर इनटू द ट्रांसमिशन पार्ट, ट्रांसफार्मर की सेल ज़्यादा है ट्रांसफार्मर्स के लिए। Right, so both the companies have a regulated product जिसमें 7-8 years का barrier to entry है, स्पेशली CTC साइड पे। राइट, जो स्पेशलाइज वाइंडिंग वायर्स KSH के अंदर ज़्यादा है। तो KSH की भी सेल ग्रोथ देखेंगे तो 470 करोड़ की सेल्स आज 3100 करोड़ पे आ गई है। सेम टेलविंड हमें प्रिसीजन में भी देखने को मिलती है कि 1700 करोड़ की सेल 5400 करोड़ हो गई है, 40 करोड़ का पैट 160 करोड़ हो गया। KSH के केस में 15 करोड़ का पैट 110 करोड़ हो गया। तो नियरली पैट हैज़ गॉन अप बाय 7-8 टाइम्स। तो ये भी कन्वर्टर बिजनेसेस है जहाँ पे EBITDA पर टन 74,000 रुपीज़ के आसपास चला गया। एंड ऑल्सो अ बिजनेस वेयर देयर इज़ अ रेगुलेटरी इन्वॉल्वमेंट। यहाँ पे आप DRH भी पढ़ सकते हैं, मैनेजमेंट के इंटरव्यूज़ देख सकते हैं, वेरी ईज़ी। डीप डाइव रिपोर्ट्स ऐसे स्टॉक स्कैन के अंदर हम इंक्लूड कर रहे हैं, तो आपको किसी भी बिजनेस पे डीप डाइव रिपोर्ट पढ़नी है विदिन 2 वीक्स इंक्लूड हो जाएगी। ग्रोथ ट्रिगर्स का भी इंक्लूजन हो रहा है यहाँ पे, राइट? तो वी आर ट्राइंग टू बेसिकली मेक रिसर्च ईजियर फॉर पीपल, राइट? सो दैट्स द आइडिया। तो मैनेजमेंट इंटरव्यूज़ भी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, बट अगेन an example of where the uniqueness lies because non-stop like sales growth कि 3 ही लोग हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। आप वैल्यू चेन पढ़ेंगे तो एंट्री बैरियर्स में देखें यार, एक अपार है, प्रिसीजन है और एक KSH है, मेन प्लेयर्स। एक तो इसमें ये है कि आपको अप्रूवल साइकिल और रेगुलेटरी वो है कि मतलब या मेन आपको अगर की प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होना है तो आपको PGCIL का अप्रूवल लेने पड़ेंगे ये। एंड वैसे तो मतलब सप्लाई डिमांड मिसमैच वाला एलिमेंट भी इसमें फेवरेबल है। अभी एक और एग्जाम्पल पे आते हैं, केमिकल्स में तो हमने प्रीवी की बहुत बारी बात कर ली, राइट? हमने सुदीप फार्मा का भी डिस्कशन कर लिया रिसेंटली, एक्यूटास का बहुत बारी कर लिया, साई लाइफ वाई लाइफ ये सब कर लिया। बट हम एक और बिजनेस देखते हैं बल्क कमोडिटी केमिकल्स में। इट्स अ कंपनी बाय द नेम ऑफ दीपक फर्टिलाइजर। तो दीपक फर्टिलाइजर केस में देखते हैं यार, तो बड़ा सिंपल है कि अगर कंपनी का बिजनेस मॉडल कोई देखता है तो इट्स अ कंपनी विच इज़ इनटू इंडस्ट्रियल केमिकल्स, माइनिंग बिजनेस और क्रॉप न्यूट्रिशन बिजनेस। तो बेसिकली इनका जो मेन रॉ मटेरियल है ना, वो गैस है और अमोनिया है। गैस और अमोनिया से ये टेक्निकल अमोनियम नाइट्राइड बनाएंगे, फिर निट्रिक एसिड बनाएंगे, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनाएंगे और कॉन्सेंट्रेटेड निट्रिक एसिड बनाएंगे और फिर फर्टिलाइजर बनाएंगे। अब इस कंपनी ने वर्सेस पीयर्स क्या डिफरेंटली करा? ROC सैक्रिफाइस करी। अब आप पूछोगे ROC कैसे सैक्रिफाइस करी? ROC सैक्रिफाइस करी बाय पुटिंग अप अ 5000 करोड़ का अमोनिया प्लांट, बिकॉज अमोनिया पहले इंडिया में इम्पोर्ट होता था, इन्होंने अमोनिया का प्लांट लगा दिया। अब बैकवर्ड इंटीग्रेटेड कंपनी है, आगे फॉरवर्ड इंटीग्रेशन भी है, क्या आएगा? मार्जिन आपके बच जाते हैं। बच जाता है। इंटीग्रेशन इज मतलब केमिकल्स में या तो आई थिंक वन ऑफ द मेजर वे टू ग्रो इज और बी सस्टेनेबल इज हैव अ इंटीग्रेटेड सेटअप। करेक्ट। तो अब और क्या हो रहा है कंपनी के अंदर कि नाउ द कंपनी हैज डन इवन वन मोर फॉर्म ऑफ बैकवर्ड इंटीग्रेशन। व्हाट इज दैट फॉर्म ऑफ बैकवर्ड इंटीग्रेशन? इज दैट द कंपनी इज एंटरिंग इनटू अ गैस कॉन्ट्रैक्ट विद एक्विनॉर, बिकॉज आपके दो सबसे बड़े खर्चे क्या हैं? अमोनिया और गैस। दोनों को अगर आपने काबू कर लिया तो क्या आएगा? आपकी एंड में मार्जिन बच जाएंगे। बच जाएंगे, आपकी Even on the मार्जिन back. एक्सपैंड रहेगी। बैड टाइम्स में भी बैड टाइम्स में बच जाएंगे, अच्छे टाइम्स पे एक्सप्लोर कर सकते हैं ऑप्शनली। ऑप्शन ऐसा आई थिंक विष्णु केमिकल्स में भी हो रहा है, क्रोम के अंदर बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो ये भी एक यूनिकनेस क्या है कि यार दिस सैक्रिफाइस्ड ROC एंड नाउ दे आर डूइंग दिस गैस वाला आल्सो एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं। तो अभी क्योंकि गुड टाइम आया, आई थिंक इनका भी प्राइस बहुत बढ़ गया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का और इन सारी चीज़ों का। सो अगेन लाइक सो देयर एक्सपेंशन इज ऑल्सो कमिंग अप, लाइक तो इनका एक्सपेंशन भी अभी लाइव जा रहा है। तो आई थिंक दीज आर द फर्दर एक्सपेंशन दे आर कमिंग अप विद। तो गोपालपुर में टैन का इनका एक नया कैपेसिटी आ रहा है एंड दहेज के अंदर भी इनका डाइल्यूटेड निट्रिक एसिड का, कॉन्सेंट्रेटेड निट्रिक एसिड का भी कैपेसिटी आ रहा है। So similarly, it's a business which is an asset heavy business model just like Adani Ports, जहाँ पे asset heaviness है business पे। बट क्योंकि asset heavy है, या वरुण बेवरेजेस जो बहुत asset heavy businesses है, इस चैनल पे बहुत बारी डिस्कस्ड है, तो asset heavy businesses also lead to uniqueness, जैसे GMR एयरपोर्ट्स के केस में भी है। Because it will take someone years to replicate the integration that you've done or someone years to replicate the asset that you've made. राइट। सिमिलर एग्जाम्पल, राइट? तो asset heavy धंधे भी आपके यूनिक बिजनेसेस हो सकते हैं इफ द इंटीग्रेशन और इफ द लो कॉस्ट मेथड इज डन राइट। ये तो अभी एग्जांपल्स ये हुए नमन।
अब और मैं आपको एक दो एग्जांपल्स और दिखाता हूँ। मैं आपको ब्रांड वैल्यू का एक एग्जांपल दिखाता हूँ। अभी एक कंपनी है टीकेओ ग्रुप होल्डिंग्स करके, जहाँ पे हम टीकेओ ग्रुप होल्डिंग्स देखते हैं। ऐसे परप्लेक्सिटी फाइनेंस एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप चेक कर सकते हैं। तो कंपनी के रिसेंटली नंबर्स आए थे, तो इट्स अ फॉरेन लिस्टेड कंपनी एंड टीके होल्डिंग्स क्या करती है, अब आप काफ़ी लोगों का बचपन बस ताज़ा होने वाला है द मोमेंट आई एंटर इट। तो टीके होल्डिंग्स इज़ अ कंपनी इज़ मैं आपको वेबसाइट दिखाता हूँ। तो टीके होल्डिंग्स इज़ अ कंपनी व्हिच ओन्स 2 वेरी famous wrestling things. One thing that they own is WWE, UFC. Second thing is UFC. आई डोंट नो आपके टाइम पे था नहीं था, पर मेरे टाइम पे तो बहुत जो पॉपुलर किड्स होते थे वो ट्रिपल एच बन के आई थिंक आगे पीछे दे यूज्ड टू स्मैकडाउन करते थे एक दूसरे को। वो वाटर वाला एक सीन होता था ट्रिपल एच का, किड्स यूज्ड टू कीप डूइंग दैट। So they acquired both the companies, merged it, now one of a kind asset, हम्म, right? So because these brands is tough to यूनिक कंज्यूमर एसेट्स, unique. जैसे कि आपकी कोई फ्रेंचाइज हो गई या मैनचेस्टर यूनाइटेड या मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स। So these are again unique businesses. For example, एक और मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, F1 का। इट्स अ एफ फॉर्मूला 1 इज अ लिस्टेड कंपनी। ड्राइव टू सर्वाइव के बाद क्या हुआ कि फॉर्मूला 1 और मोटो जीपी अब एक कंपनी है। ओके। Right? So again, it's a unique consumer asset because the biggest scarcity in today's world after AI is attention. हम्म, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर है हम सबको, राइट? एंड अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर के अंदर कौन से प्लेटफॉर्म्स जीते हैं, कौन से एसेट जीतते हैं जो स्केयर्स हो। इंस्टाग्राम एक स्केयर्स एसेट है, हम्म, व्हाट्सएप एक स्केयर्स एसेट है। पीपल स्पेंड might spend half of the day on WhatsApp. Formula 1 is an asset where people might enjoy it for the luxury or the experience it offers. ये अपन जहाँ पे अपलोड करेंगे यूट्यूब, वो भी एक स्कैम। स्केयर्स एसेट है, राइट? सो दीज आर ऑल्सो वेरी यूनिक बिजनेसेस। आई थिंक कंज्यूमर में जब आप देख रहे हैं तो ऐसा धंधा देखिए जिसके बिना कस्टमर की लाइफ डिफिकल्ट है। हम्म, वेरी सिंपल फ्रेमवर्क। राइट। कस्टमर्स लाइफ इज डिफिकल्ट विदाउट दैट एसेट मेक्स इट अ यूनिक एसेट। इंटरेस्टिंग। वर्ब्स बन जाती है यार। हाँ। भाई उबर बुला दे, या तो रैपिड हो गया, हम्म, या तो भाई जोमेटो से खाना मंगा लो, पेटीएम। इसको पेटीएम कर दो। हम्म, अनदर एग्जाम्पल। राइट। So if a customer's life is impossible without it, that means that consumer asset has attached some scarcity along with it in its brand name. So that is also one of the ways to think about uniqueness in a business. अब ना मैंने एक ऐसा और बिजनेस आता है जो एकदम ही यूनिकनेस में है। इट्स अ कंपनी बाय द नेम ऑफ स्पेयर एंटरटेनमेंट। अब स्पेयर एंटरटेनमेंट को देखते हैं तो इट्स आई थिंक स्टॉक वर्क तो रिगार्डलेस हैज डन वेल, बट स्पेयर एंटरटेनमेंट भी एक इंटरेस्टिंग बिजनेस है। इट्स लाइक दिस बिग जायंट स्पेयर जो आई थिंक लास वेगस में सिचुएटेड है एंड इट्स लाइक इट्स ओन बाय मैडिसन स्क्वायर गार्डन जो एक बहुत फेमस स्टेडियम भी है यूएस के अंदर। तो इवन दिस इज़ अ लिस्टेड कंपनी, अगर इसकी बात करते हैं मैडिसन स्क्वायर गार्डन होल्डिंग की। तो इट्स अ स्पोर्ट्स कॉरपोरेशन जहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं एमएसजी के अंदर। तो इनका ये कॉन्सेप्ट है स्पेयर एंटरटेनमेंट का। इसके अंदर एमएसजी के अंदर लाइक स्पेयर एंटरटेनमेंट में क्या है, स्पेयर स्टूडियोज़ में म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स ऐसे 8D के अंदर होते हैं। आई थिंक यहाँ वीडियो में हम देख सकते हैं, राइट? यू कैन वॉच फुटबॉल मैचेस अभी इसमें दिखा रहे हैं, राइट? देन इट्स लाइक ब्रिंगिंग थिंग्स टू लाइफ डिजिटली। इट्स अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट व्हिच इज़ फुल ऑफ स्क्रीन्स। So it's once in a lifetime experience. वेरी साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग। Yeah, I think Abu Dhabi में भी 29 में खुल रहा है, तो probably like lot of people might visit it then. But yeah, this is how it looks. It literally looks like कि किसी alien ने लाके बॉल ड्रॉप कर दी है सिटी के अंदर। तो इट्स दैट यूनिक ऑफ अ कॉन्सेप्ट। तो ये एक हमने और देखा कि यार यूनिक कंज्यूमर बिजनेसेस के अंदर मैडिसन स्क्वायर गार्डन, और ये एक हमने एक एग्जांपल लिया। अब कमिंग बैक टू इंडियन बिजनेसेस, अदरवाइज पीपल विल से कि यार इंडिया के धंधे कहाँ गए। तो यूनिकनेस में देखता है कभी कभी जब टफ सिचुएशन भी होती है ना, तो मैंने अ कंपनी स्टैंड्स अपार्ट। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है कॉनकॉर्ड बायोटेक का। तो कॉनकॉर्ड बायोटेक का अगर ये ईयर देखते हैं तो देयर इज अ डी ग्रोथ ऑफ 12%। प्रॉफिट लेवल पे भी डी ग्रोथ 30 साल। ओवरऑल हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड हैज बीन वेरी गुड। दिस ईयर वाई देयर वाज अ डी ग्रोथ ऑन प्रॉफिट लेवल बिकॉज दे डिड इंजेक्टेबल्स का लाइन। तो इंजेक्टेबल जब भी आप डालते तो 1-1.5 साल का वैलिडेशन रहता है एंड ऑल्सो इनका डी-स्टॉकिंग हो गया एपीआईज़ में। बट व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू सी, अगर हम कंपनी का देखते हैं तो जैसे एक शर्लॉक होम्स का कोटेशन है ना कि बिकॉज़ द डॉग डिडंट बार्क इनसाइड द रूम वेयर द मर्डर हैपेंड, तो इट मीन्स दैट द मर्डर वाज़ डन बाय समवन हू वाज़ नोन। प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, राइट? ये बहुत इंटरेस्टिंग था जो भी शेरलॉक होम्स का जो आपने बताया। तो बिकॉज़ that is how the brain has to work. It has to work in reverse. So in case of this Concord, कि अगर FY25 to 26 में देखते हैं, even though the margins have collapsed on a PAT level or EBITDA level,
द मार्जिन्स वेंट अप ऑन अ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बेसिस, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट क्या होती है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, माने रॉ मटेरियल कॉस्ट, ग्रॉस प्रॉफिट आया, ग्रॉस प्रॉफिट में से SG&A उड़ाया, सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिव, जो आपके रेंट हो गए, एम्प्लॉय कॉस्ट हो गया, पावर कॉस्ट हो गया, तो एबिटा आ गया। एबिटा में से आपने क्या हटाया, आपने जैसे एबिटा में से डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन हटाई, ईबिट आ गया, ईबिट में से इंटरेस्ट हटाया, पीबीटी आ गया, पीबीटी में से टैक्स हटाया, पैट आ गया, राइट। तो इस बिजनेस में क्योंकि SG&A एक्सपेंस बढ़ा, क्योंकि नई कंपनी एक्वायर करी एंड इंजेक्टेबल का केपेक्स करा, इंजेक्टेबल का प्लांट खाली पड़ा हुआ है क्योंकि ऑडिट वॉडिट चल रहे हैं, उसमें बैचेस जा रहे हैं, तो एग्जैक्टली एज यू सेड प्री ओपेक्स आ रहा है, लोग हायर कर लिया बट सेल नहीं आ रही। वो टाइम लगता है इन मतलब इन जनरल एनी फार्मा या उस साइड ऑफ कंपनीज में बट प्री ओपेक्स का फेस बट नवन, यहाँ एक क्वेश्चन है, अगर कंपनी जेन्युइनली प्राइसिंग पावर लूज कर रही होती तो वुड द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स वुड हैव गॉन डाउन और गॉन अप, गॉन डाउन, बट यहाँ पे ऊपर गए हैं, उससे पता चलता है कि समथिंग यूनिक। राइट। सो इट्स अ केस ऑफ व्हाई डिडंट द डॉग बार्क, व्हाई डिडंट द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स फॉल, इट्स अ सिंपल क्वेश्चन टू आस्क, राइट। सो अगेन अ बिजनेस व्हिच इज, अगेन समवन रीड्स अबाउट द कंपनी तो दिल गेट टू नो कि फर्मेंटेशन करते हैं, ईजी नहीं है, फर्मेंटेशन के अंदर इम्यूनो सप्रेसेंट्स में, इम्यूनो सप्रेसेंट्स कब यूज होते हैं, जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, तो रिस्क क्या रहता है कि न्यू ऑर्गन जब बॉडी में डलेगा तो इम्यून सिस्टम उस ऑर्गन को अटैक करेगा और ऑर्गन ट्रांसप्लांट फेल हो जाएगा, तो तब क्या लगता है, इम्यूनो सप्रेसिंग, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए, तो ये प्रोडक्ट्स बनाती है कंपनी। तो फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी में एक्सपर्टीज है, एक ये कंपनी और एक बायोकॉन है। बायोकॉन इज ऑल्सो यूनिक एसेट बिकॉज बायोलॉजिक्स के अंदर एंड बायोसिमिलर्स के अंदर जैसा पोर्टफोलियो उन्होंने बनाया इंडिया में और किसी ने भी नहीं बनाया, राइट। that's also a very unique asset, right? But this is also a unique asset when it comes to immunosuppressants. Oncology के अंदर इनका scale आएगा, अभी injectables पे जा रहे हैं. But this is also an example of why didn't the dog bark, because again uniqueness. Similar one is Gland Pharma. Gland Pharma में कभी भी जो प्रॉब्लम हुई थी, इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ स्टैंड लोन बिजनेस। एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ग्लैंड फार्मा के केस में, ग्लैंड फार्मा के केस में अगर स्टैंड लोन बिजनेस देखते हैं तो आपको दिखेगा एबिटा मार्जिन एक्चुअली में 36-33% के आसपास है और इस क्वार्टर में 40% का एबिटा मार्जिन था ग्लैंड फार्मा का। तो व्हाट डज इट मीन, 40% एबिटा मार्जिन कौन सी B2B कंपनी करती है, जो यूनिक होती है, कमोडिटी होती है, यूनिक होती। कुछ तो एपिक कर रही होगी यार कंपनी। सिमिलरली अब आप कंसोलिडेटेड में देखिए, यही 40% का मार्जिन 29 रह गया। तो ग्लैंड फार्मा के केस में ना सिनेक्सी करके कंपनी अक्वायर करी यूरोप में, और यूरोप के अंदर कॉस्ट स्ट्रक्चर ज़्यादा ही होते हैं, तो वो कंपनी भी अभी ब्रेक इवन करके प्रॉफिटेबल हो रही है। बट स्टैंड लोन बिजनेस ग्लैंड फार्मा का बहुत अच्छा है, बिकॉज जनरली B2B बिजनेसेस, अच्छा बिजनेस है तो 20% एबिटा मार्जिन, ओके बिजनेस है तो 15% एबिटा मार्जिन से ऊपर नहीं कमाता। एपिक धंधा है ही तो ही 30-35-40% एबिटा मार्जिन जाएगा। दैट्स अ रूल ऑफ थंब टू टेक, राइट। कि अच्छा बिजनेस है तो 18 से 20, एवरेज बिजनेस है तो 13 से 15, बिलो एवरेज है तो बिलो 10, राइट। मतलब वो डिपेंड भी करता है, कभी कभी converter टर्न वाले types. भी होते हैं कन्वर्टर टाइप, तो उनमें तो बहुत ज़्यादा रहता है। बट जनरल रूल ऑफ थंब दे रहा हूँ, अगर कोई नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग एसेट है, नॉट अ कन्वर्टर, एंड अगर एपिक बिजनेस है तो अबव 25-30% ईबिटा मार्जिन बनेगा। तो अगेन दिस इज ऑल्सो केस ऑफ बाइफरकेटिंग बिटवीन स्टैंड लोन, कंसोलिडेटेड एंड यूनिक। तो यार ये सिर्फ फ्रेमवर्क है, अब ये मैं तो कमोडिटी एग्जांपल्स दे रहा हूँ, अगर कोई ये फ्रेमवर्क लगा ले तो मोड्स मिल जाएंगे। मोड्स क्या होते हैं, स्विचिंग कॉस्ट होती है, ये आप कस्टमर चेंज नहीं कर सकते बिकॉज आपका प्रोडक्ट खराब हो जाए, जैसे एरोस्पेस में होता है। आपको होता है एरोस्पेस में एक कंपनी जो सारी एरोस्पेस की सीटिंग बनाती है, दैट एरोस्पेस सीट्स आर इम्पोर्टेड फ्रॉम US, नो अदर कंपनी कैन मेक, दैट्स जस्ट वन एग्जाम्पल, Right. राइट। देयर विल बी अ कंपनी व्हिच इज मेकिंग दैट इंजन पार्ट, यू कांट रिप्लेस द कंपनी बिकॉज इंजन पार्ट खराब हो गया। रनवे का जो आपका जो टायर्स होते हैं, जैसे साफरान एक कंपनी आपके लैंडिंग गियर्स बनाती है, आपको सप्लाई चेन घुसने में भी टाइम लगता है एंड वंस यू गेट इनटू सप्लाई चेन एंड क्लाइंब अप द टियर देन इट इज लाइक यू गेट इफ यू आर डूइंग गुड वर्क इट गेट्स डिफिकल्ट टू रिप्लेस यू। करेक्ट वर्ड इज कि यू बिकम इंडिस्पेंसिबल। राइट। आज के वर्ल्ड में, AI के वर्ल्ड में एवरीवन कैन बी फंजिबल, बट इफ यू कीप इन्वेस्टिंग इन स्किल्स यू विल बिकम indispensable. So that's the word that we are looking for in business, the inevitables, the indispensables, the uniqueness that we are searching for, right? और कैसे uniqueness आती है, मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन। यार अगर कोई ऐसी कुछ चीज़ है जो सिर्फ 1% ऑफ कॉस्ट होने वाली है, बट अगर वो चीज़ नहीं चली तो पूरा प्रोडक्ट फेल हो जाएगा, तो खत्म। जैसे फाइन ऑर्गेनिक्स का भी धंधा है, इमल्सिफायर जैसी चीज़ है,
जो अगर खाने के अंदर डल रही है, बेकरी गुड्स के अंदर डल रही है, अगर वो खराब हो गई, प्रोडक्ट खराब हो जाएगा। वेरी सिंपल, राइट? फिर एक मोट का आइडिया आता है ब्रांड का, राइट? कोई ब्रांडेड चीज़ ही खाएँगे, अनब्रांडेड चीज़ खाने से पहले 2 बार ही सोचेंगे, राइट? जैसे मैकडॉनल्ड्स का एग्ज़ाम्पल है, ब्रांड आता है दिमाग में कि यार ब्रांड खा रहे हैं, या जो डोमिनोज़ का एग्ज़ाम्पल है कि ब्रांड खा रहे हो, ठीक है? आज स्टॉक्स नहीं चले QSR के, बट अगेन इट्स अ एग्ज़ाम्पल ऑफ अ ब्रांड ओनली, राइट? कि आप स्टैंडर्डाइज़ करते जा रहे हैं। तो यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ ब्रांड आउट ऑफ दैट, जैसे मैगी का एग्ज़ाम्पल है, नेस्ले का एग्ज़ाम्पल है, राइट? देन देयर आर आल्सो एग्ज़ाम्पल ऑफ एग्ज़िट बैरियर्स एंड एंट्री बैरियर्स। ऐसे लोग सीडीएमओ करते रहते हैं, एंट्री बैरियर है, इसमें इनोवेटर फार्मा है, ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है, बट बिगर बैरियर है उसमें एग्ज़िट बैरियर। क्योंकि एक बारी नमन अगर आपका सीडीएमओ बन गया, लेट्स से नमन बायोलॉजिक्स, राइट? एंड हरिंदर जी की कंपनी बन गई हरिंदर जी एबवी। तो हरिंदर जी ने आपको बना के ड्रग दे दिया और आपने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर कर दिया। तो हरिंदर जी विल हैव टू गो ऑल ओवर द वर्ल्ड, गेट योर नेम रजिस्टर्ड एज़ अ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर एंड ही कांट इवन अनरजिस्टर योर नेम। हुँ। अभी अगर शिल्पा मेडिकेयर में देखते हैं तो एक उनका मॉलिक्यूल जिसका अप्रूवल आना, अभी अप्रूवल क्यों नहीं आया? बिकॉज़ उस कंपनी का कोई थर्ड पार्टी पैकेजिंग कंपनी थी जिसका यूएस एफडीए इश्यू चल रहा था, इसलिए अप्रूवल नहीं मिला। क्योंकि एक बार पेपर फाइल हो गया तो बहुत मुश्किल है। हुँ। तो दिस इज़ द लेवल ऑफ बैरियर्स टू एंट्री दैट गेट बिल्ट। नेटवर्क इफेक्ट है। किसी ने आरएसआई की बात नहीं करी जब से लॉन्च हुआ। जो ज़ोहो ने लॉन्च करा, अभी सब व्हाट्सऐप पे ही। ह्यूज नेटवर्क इफेक्ट। एमसीएक्स, कितनी बारी एनएससी और बीएसई ने कमोडिटी एक्सचेंज लॉन्च करने की ट्राई करी है और कितनी बारी वो फेल हुए हैं। आई थिंक एक एनसीडीईएक्स भी करके आए राइट। लास्ट ईयर, कोई बात करता है अभी? आई डोंट थिंक एनीवन टॉक्स अबाउट इट। सिमिलरली एनएससी, बीएसई, हुँ। नेटवर्क इफेक्ट, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज़ में नेटवर्क इफेक्ट हो जाता है। राइट, वन्स यू आर रियली इन, यू कांट चेंज, राइट? देन यू गेट रेफरल्स आल्सो आउट ऑफ इट। So sometimes there are these modes or sources of modes which give the uniqueness to the company, right? I think and this type of uniqueness is tough to sort of replicate, and एक बार uniqueness of scale भी हो जाती है, but यही होते हैं unique businesses। I think यहाँ पे मैंने काफ़ी टाइम ले लिया। अब मैं क्या करूँगा कि मैं आपको एक बहुत सिंपल एक स्क्रीन दूंगा जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये स्क्रीन कौन सी है? तो ये स्टॉक स्कैन्स पे एक स्क्रीन है विच इज़ नोन बाय द नेम ऑफ स्कैन मैच स्क्रीन। तो स्कैन मैच स्क्रीन क्या करती है? तो यहाँ पे मैं एक बारी जाता हूँ स्कैन मैच स्क्रीन पे। तो दिस इज़ समथिंग व्हिच कैन हेल्प यू टू फाइंड बिज़नेसेस जहाँ पे नॉन लीनियर ग्रोथ आ रही है, क्योंकि जो हमारा लास्ट पार्ट था यूनिक में अर्निंग्स ग्रोथ। अर्निंग्स। This is a screen which just filters companies which have good technical structures and which have very good fundamentals or accelerating fundamentals। माने कंपनी जिनकी ईपीएस ग्रोथ अच्छी आ रही है, मार्जिन एक्सप्लोड हो रहा है, सेल्स एक्सप्लोड हो रही हैं, विद कंपनी जो स्टेज 2 के अंदर जा रही हैं, बेस फॉर्मेशन में जा रही है, जहाँ पे बेस ब्रेकआउट्स आ रहे हैं एंड जहाँ पे कुछ ना कुछ टेक्निकली रिलेटिव स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट बढ़ रहा है। तो अगर दोनों मिल जाएँ तो क्या आएगा? एपिक स्कैनिंग। हुँ। तो दिस इज़ व्हाट स्कैन मैच इज़, एंड जो मैंने पूरा फिर आपको थॉट प्रोसेस समझाया, नमन और मैंने करा, तो आप वो यूनिक वाला थॉट प्रोसेस इन बिज़नेसेस में बार-बार हर क्वार्टर के बाद स्कैन करके देख सकते हैं। एंड यहाँ पे टूल्स के अंदर आप आके देखेंगे तो स्कैन मैच सर्च करेंगे, तो यहाँ पे आपको ये सारी कंपनीज़ मिल जाएँगी जो कुछ ना कुछ डिफरेंट कर रही हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल लेते हैं स्काई गोल्ड का, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में स्केल आ गया है गोल्ड ज्वेलरी के अंदर इनका। स्केल है समूथ। डिवगी टॉर्क, लाइक ट्रांसमिशन की वन ऑफ अ काइंड कंपनी, लाइक कार की ट्रांसमिशन इन सब में। सिमिलर एग्जांपल नीचे राशि पेरिफिल डिस्ट्रीब्यूटर है, मेमोरी चिप का बेनिफिशियरी है, जीएनजी रिफर्बिशिंग के अंदर है। राइट, सो यू विल फाइंड सम ऑफ दीज कंपनीज व्हिच आर गोइंग थ्रू बोथ द फंडामेंटल टेलविंड्स एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ, बिकॉज़ दैट इज व्हाट द ब्यूटी ऑफ बोथ द वर्ल्ड इज इफ यू गेटिंग द बेस्ट ऑफ द बोथ द वर्ल्ड्स। सो दैट्स द मेंटल मॉडल नमन, हुँ। जो हम बात करते रहते हैं टीम में, टेक्निकल्स प्लस फंडामेंटल्स। राइट। तो आई थिंक इस स्क्रीन पे मैं एंड करता हूँ, इससे हमें यूनिक बिजनेसेस मिल जाएंगे। एक बार यूनिक नवन हम इकट्ठे वापस डिसाइड कर लेते हैं। यू स्टैंड्स फॉर अंडर एप्रिशिएटेड, जहाँ पे मतलब आपको ऑन अ पेन पीरियड आपको आप नोटिस नहीं कर पाओगे। जैसे अभी अपन ने कॉनकॉर्ड बायोटेक का एग्जांपल लिया कि स्ट्रक्चरली द क्रॉस मार्जिन्स वेंट अप, बट इट वाज अंडर एप्रिशिएटेड बिकॉज़ द ग्रोथ वाज नॉट देयर। एन स्टैंड्स फॉर नीश और डोमिनेंट मार्केट पोजीशन, कि इंडस्ट्री के अंदर 3 4 5 लोगों से ज़्यादा ना हो। हीट एक्सचेंजर के अंदर 1 2 कंपनियां मिल जाएंगी, कूलिंग में मिल जाएंगी 2 3 कंपनियां। तो एन स्टैंड्स फॉर नीश और डोमिनेंट मार्केट लीडरशिप। आई स्टैंड्स फॉर नमन। इन्फ्लेक्शन, जैसे कि आपका मोड तो काफ़ी टाइम से है सर, कब सब बिज़नेस क्वालिटी वाइज़ बहुत अच्छा है, बट इन्फ्लेक्शन, फंडामेंटल इन्फ्लेक्शन कब आएगा? दैट इज़ अ बेटर वे टू गैस, बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द ग्रोथ ही बहुत मैटर करती है। नाउ दैट इज ग्रेट कि मतलब कंपनी इन्फ्लेक्ट हो जाए हाँ, फंडामेंटल। फंडामेंटली इन्फ्लेक्शन। क्यू स्टैंड्स फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट, जो हमने देखा बिजनेस स्ट्रैटेजी में, लो कॉस्ट, डिफरेंशिएटेड और फोकस्ड मैनेजमेंट का कहाँ पे विजन है, क्या फोकस कर रही है, शेयर होल्डर को, मतलब वो जो बेसिक वाली चीज़ है फॉरेंसिक्स की, वो हम अज्यूम कर रहे हैं सबको आती है, हाँ, बट ये बिजनेस स्ट्रैटेजी पार्ट पे अ स्टेप अहेड, मतलब फाइनल
एस्पेक्ट्स ऑफ अ मैनेजमेंट। Again, Naman, U stands for यू स्टैंड्स फॉर अंडर ओन, जैसे कि मतलब आई थिंक दिस कैन बी वेरी वेल कंबाइंड विद द टेक्निकल्स, जैसे कि आप अंडर अप्रिशिएटेड जैसे अब रिटेल आपने बताया कि स्टार्टिंग में रिटेल एचएनआईज या फिर नई ग्रोथ आ रही है तो थोड़ा मार्केट में स्केप्टिसिज्म रहता है, एंड एज द ग्रोथ मैच्योर्स इवेंचुअली म्यूचुअल फंड वगैरह एंटर करते हैं। and finally E stands for earnings visibility and scalability कि कंपनी के अंदर earnings की visibility अच्छी है और scalability ही visible है इस टाइम पे. So this is the unique framework and this was our video on unique framework. Do let me know your top 5 to top 7 learnings in the comment section below, and if you want to register for the stock scans also, unique करके एक कूपन कोड है जो वन टाइम कूपन कोड है, डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है. एंड आपकी जो भी की लर्निंग्स थी जरूर कमेंट्स में बताइए, एंड होपफुली you love this video and just drop a unique video in the comment section. With this, I'll see you in the next business analysis of SOIC. Jai Hind.